ओके, आई होप सो। आप सभी लोगों ने सेशन ज्वाइन कर लिया है। सो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू गाइज। मैं सुजीत बाजपेयी आप सभी लोगों का सफलता क्लासेस में बहुत स्वागत करता हूं। और आज के सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं एफकैट एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट। नभः स्पृशम दीप्तिम टच द स्काई विद ग्लोरी। ये स्लोगन न जाने कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं हिंदुस्तान के अंदर में, कितने ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनके दिलों में उस आग को जला देता है कि हम भी देश की सेवा करेंगे एंड टच द स्काई विद ग्लोरी विद इंडियन एयरफोर्स। अगर मैं अपने कुछ स्टूडेंट्स की बात करूं जो कि एफकैट का एग्जाम क्लियर करके एकेडमी में पहुंचने में कामयाब हुए, तो मुझे ढेर सारे ऐसे नाम हैं, लेकिन जो नाम दिमाग में एकदम होते हैं, कुछ लेजेंड्स बच्चे होते हैं जो आपके दिमाग में छप जाते हैं। एक लड़की है साक्षी। साक्षी को मैंने लक्ष्मी नगर में पढ़ाया था और संस्थाओं का नाम मैं यहां नहीं ले सकता क्योंकि फिर वो जो मेरे प्रोफेशनल एथिक्स है उनका वायोलेशन हो जाता है। अनु, कुणाल, वेलकम। तो साक्षी का वेट काफी ज्यादा था और ये साल था 2018 का। उसने रिटर्न क्लियर कर लिया, एसएसबी में वो रह गई इन फर्स्ट अटेम्प्ट। और उसके बाद साक्षी ने अपना वेट इतना ज्यादा रिड्यूस किया, जब उसका एग्जाम निकल गया बाद में नेक्स्ट अटेम्प्ट में जब वो मिलने आई तो मैं पहचान ही नहीं पाया कि वो साक्षी है। तो ये एक दास्तान थी एक लड़की की, संघर्ष की कहानी, किस तरीके से एकदम फूडी हुआ करती थी वो, और उसने अपने इस पैशन को फुलफिल करने के लिए कैसे क्या किया। और एक लड़के की कहानी अंकित, और ऐसा स्टूडेंट जो कि बहुत मेरिटोरियस होने के बावजूद, अब शुरुआत से मेरिटोरियस था और इसके बावजूद 2 बार वो एफकैट का एसएसबी नहीं निकाल पाया। 2 बार फाइनली सिलेक्शन हुआ। अभी जून में ही उसका पासिंग आउट हुआ है, जून में ही पास आउट हुआ है वो। ठीक है, ट्रेनिंग कंप्लीट हो गई है उसकी, तो कॉल वगैरह आई, बातचीत हुई। तो मैं आपको इन 2 उदाहरणों से क्या समझाना चाह रहा था? मैं आपको यह समझाना चाह रहा था कि अगर आप कुछ ठान लीजिए तो वो जरूर हासिल होगा। और गाइडेंस के लिए हमारी पूरी टीम आपके साथ में है। मैं सुजीत बाजपेयी आपके साथ में एक बड़ा पोर्शन कवर करूंगा आपकी इस जर्नी में। चलिए आज के सेशन को हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को आप अवेयर कर सकते हैं कि वो अपना एक अच्छा करियर बना सकते हैं। देखिए, आमतौर पे लोग ये सोचते हैं कि नहीं नहीं हम क्यों बताएं, कंपटीशन बढ़ जाएगा, बट ऐसा नहीं होता है। जो विनर्स होते हैं वो टीम बिल्ड करते हैं और वो ये सोचते हैं कि मैं तो जीतूंगा, सब जीतेंगे। चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं हम लोग। और जो स्टूडेंट्स को नहीं पता है उन्हें बता दूं मैं कि गाइज, आपको मेरे साथ में जो आप नॉर्मल जो चैटिंग है वो आप फैकल्टी चैट पर कर सकते हैं। आप अपने डाउट्स, अपने मैसेजेस यहां पर इनबॉक्स कर सकते हैं। आफ्टर द सेशन, जब ये 1.5 घंटे का सेशन हो जाएगा, 1 बज जाएगा, तो 1 बजे से लेकर के 1:15 बजे तक आप अपनी ऑडियो क्वेरीज मेरे साथ में डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन उसका टाइम फिक्स है, 1 से 1:15 आप हैंड रेस करेंगे और मैं यहां से एडमिट कर लूंगा आपको। फाइन, चलिए भाई, तो अपने सेशन को शुरू करते हैं। कुछ और डिस्कशंस होंगे यहाँ पे, वो मैं आगे बता दूंगा आपको। फाइन। सो गाइस, आज आपके जो लेक्चर है, आज आपकी जो क्लास है वो है क्लास इंडियन हिस्ट्री के ऊपर में। और हिस्ट्री को जब हम डील करते हैं तो सबसे पहले जो सबसे बेसिक बातें हैं हम उनकी बात करते हैं। और बेसिक बातें कौन कौन सी हैं, आप चलिए बताता हूं जरा मैं आप लोगों को। देखिए, मेरा जो पढ़ाने का स्टाइल होगा, ऑफलाइन और ऑनलाइन में सेम स्टाइल फॉलो करता हूं मैं। अपना इत्मीनान से, पेशेंस के साथ मैं खुद पढ़ाता हूं और आपसे भी मैं उसी पेशेंस की उम्मीद करता हूं। कि नॉर्मली मैं देखता हूं कि ऑनलाइन में बच्चे थोड़ी रफ्तार में चलते हैं, लेकिन रफ्तार में आपके यूजफुल कॉन्सेप्ट छूट जाते हैं। ठीक है भाई, सो हैव पेशेंस। और नोट्स आपको, हाँ ये एक पॉजिटिव पॉइंट है, नोट्स बनाने की जरूरत नहीं रहेगी आपको। नोट्स आपको सारे
PDF फॉर्मेट में प्रोवाइड हो जाएंगे यहां से ही, और जो मैं अभी बता रहा हूं ये स्लाइड्स भी आपको एज इट इज मिल जाएंगी। ओके, सो एंजॉय लर्निंग, हैप्पी लर्निंग। हम लोग हिस्ट्री की बात करते हैं। हिस्ट्री का नाम आते ही दिमाग में आता है ओ माय गॉड, रटना पड़ेगा। मैक्सिमम के दिमाग में यही आ रहा होता है, बट ये एक्चुअली ऐसा है नहीं, अगर आपको सही टीचर मिल जाए तो। हिस्ट्री के जो हम लोग बात शुरू करते हैं तो सबसे पहली चीज जो हमें यहाँ पे समझनी चाहिए बहुत ध्यान से, वो है ओरिजिन, कि आखिर हिस्ट्री जो वर्ड है इसकी ओरिजिन कहां से हुई है, इसकी उत्पत्ति कहां से हुई है, सबसे पहला पॉइंट। अच्छा भाई, उसके बाद अगला यहां पर मुद्दा होता है डेफिनेशन। डेफिनेशन, या आप यूं कह लें एलिमेंट्स ऑफ हिस्ट्री। हिस्ट्री के तत्व कौन कौन से हैं, कंपोजिशन क्या है, किन किन चीजों से मिलकर के हिस्ट्री बनी है। और थर्ड इसमें जो होता है पार्ट, वो है क्लासिफिकेशन, या हिस्ट्री को स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से हम कितने हिस्सों में ब्रेक कर सकते हैं, क्लासिफिकेशंस क्या क्या हो सकते हैं। ठीक है भाई, तो तीन चीजें हो गई, ओरिजिन, डेफिनेशन एंड क्लासिफिकेशन। ठीक है, चलिए वन बाय वन हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, जरा हम लोग ओरिजिन की बात करते हैं। लेट्स स्टार्ट द कॉन्सेप्ट बिहाइंड ओरिजिन ऑफ हिस्ट्री। हिस्ट्री की अगर हम लोग ओरिजिन की बात करते हैं तो एक वर्ड है हिस्टोरिका, और हिस्टोरिका जो है ग्रीक भाषा का ये वर्ड है, ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है, जिसका मीनिंग होता है, जिसका अर्थ होता है टू इन्वेस्टिगेट। क्या मतलब होता है इसका, टू इन्वेस्टिगेट, दैट इज जांच करना। मतलब सब्जेक्ट हिस्ट्री आपसे कभी नहीं कहता कि आप रटो, सब्जेक्ट हिस्ट्री एक ही बात कहता है, आप जांच करिए, इन्वेस्टिगेट करिए, कड़ियों को जोड़िए, और फिर आपको समझ में आ जाएगा कि चीजें कितने शानदार तरीके से यहां पे चलती हैं। अच्छा भाई, ये तो मैंने आप लोगों से बात कर दी कि जो हिस्ट्री वर्ड है इसकी ओरिजिन किस तरीके से हुई है। चलिए, इसके बाद जो अगला मुद्दा है वो है डेफिनेशन ऑफ हिस्ट्री। डेफिनेशन ऑफ हिस्ट्री, या हम यूं कहें कि एलिमेंट्स ऑफ हिस्ट्री, हिस्ट्री के एलिमेंट्स क्या क्या हैं ये। चलिए, हिस्ट्री के तीन एलिमेंट हैं, और ये तीनों एलिमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं आप लोगों के समझने के हिसाब से, आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। और वो एलिमेंट्स कौन कौन से हैं मैं अभी आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाता हूं। नंबर 1 पर है यहां पर जो एलिमेंट, क्या है वो है पास्ट इवेंट्स। क्या है, पास्ट इवेंट्स, दैट इज भूतकाल की घटनाएं, भूतकाल की घटनाएं। और जैसे ही हिस्ट्री शब्द आता है वैसे ही आपके दिमाग में आता है घटनाएं तो भूतकाल की होने वाली हैं, एंड दैट्स अ फैक्ट। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं यहां पर, अभी आप 2 सेकंड रुकिएगा। सेकंड एलिमेंट जो है वो है क्रोनोलॉजी। सेकंड एलिमेंट है आपका क्रोनोलॉजी, हिंदी में कहते हैं समय का क्रम। और थर्ड एलिमेंट है यहां पर कॉन्टिन्यूटी। थर्ड एलिमेंट क्या है, कॉन्टिन्यूटी या निरंतरता। ठीक है, चलिए देखिए, हिस्ट्री के अंदर में घटनाएं पास्ट की होती हैं, लेकिन वो पास्ट की घटनाएं ऐसी होती हैं जो प्रेजेंट से कनेक्ट होते हुए आपके फ्यूचर को इफेक्ट करती हैं, और इसीलिए हम लोग कहते हैं हिस्ट्री को मोस्ट डायनामिक सब्जेक्ट। जी हाँ, हिस्ट्री को हम लोग कहते हैं मोस्ट डायनामिक सब्जेक्ट। मैं एग्जांपल से बताता हूं आपको, लद्दाख के अंदर में इंडिया और चाइना का फेस ऑफ चल रहा है, और हम चीन के इन धोखेबाजियों को 1962 में पहले भी देख चुके हैं। तो अब आप एक बात बताओ कि जो 1962 में हुआ था उस चीज से हम मैसेज लेकर के क्या वो मिस्टेक्स रिपीट करेंगे जो हम पहले कर चुके थे? आंसर करिएगा आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर में, क्या हम वो मिस्टेक्स फिर से रिपीट करेंगे?
जो 1962 में हम लोग कर चुके हैं, और अगर वो मिस्टेक हम रिपीट करते हैं इसका मतलब है हम बेवकूफ हैं। और आसान भाषा में कहूं तो हम बिल्कुल भी वो मिस्टेक्स रिपीट नहीं करेंगे। बिल्कुल सही बात बोली आप लोगों ने। अमन, मुदित, अनु, हिमानी एंड ऋषभ। ओके, कोई डाउट ही नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पास्ट से सीखा, पास्ट से सीखा, प्रेजेंट पर अप्लाई किया, और फ्यूचर क्या हो गया, बेहतर। एंड दिस इज द कंटिन्यूटी। अब सेकंड एलिमेंट की बात करते हैं। अब सेकंड एलिमेंट की बात करते हैं हम लोग। सेकंड एलिमेंट क्या है हमारा, क्रोनोलॉजी। क्या है, क्रोनोलॉजी। अब यहां पर आते हैं डेट्स एंड ईयर्स। मैं कई सारे बताऊंगा आपको। अब आप सोचेंगे सर क्या रटने हैं डेट्स एंड ईयर्स? मैं बोलूंगा नहीं बेटा, बिल्कुल भी नहीं रटने हैं आपको डेट्स एंड ईयर्स। एग्जाम्स के अंदर में बहुत ही कम ऐसी डेट्स होती हैं जो काम की होती हैं, और जब आप प्रीवियस ईयर्स करेंगे, मैं खुद प्रैक्टिस सेशंस लूंगा आप लोगों के, तो वहां पर आप लोग देखेंगे कि कुछ एक जो इंपॉर्टेंट ईयर्स हैं वो मैं बताता हुआ आपको चलूंगा, उतने ही करने हैं। बाकी जब मैं नॉर्मल क्लासेस लूंगा तो वहां तो मैं ढेर सारे ईयर्स बताऊंगा आपको। तो ध्यान रखिएगा, ईयर्स को लेकर के आपको बिल्कुल भी पैनिक होने की जरूरत नहीं है। सो कैंडिडेट्स, फटाफट आप लोग मुझे रिप्लाई करिए कि यहां तक सारे पॉइंट्स क्लियर हैं, और फिर मैं आपको आगे लेकर के चलता हूं टुवर्ड द क्लासिफिकेशन, और जो हमारा आज का टॉपिक है उस पर। ओके, ठीक है भाई, वेरी गुड। आपके मैसेजेस आ गए मुझ तक। ओके, प्रिय रंजन, ठीक है। ठीक, हम लोग बात करते हैं अभी क्लासिफिकेशन की। और क्लासिफिकेशन ऑफ इंडियन हिस्ट्री की जब बात होती है, ठीक है, तो इसको हम लोग क्लासिफाई करते हैं तीन हिस्सों में। इसको हम लोग क्लासिफाई करते हैं तीन हिस्सों में। पहला हिस्सा कौन सा है, एंशियंट, दैट इज प्राचीन भारतीय इतिहास। सेकंड है मध्यकालीन भारतीय इतिहास, और थर्ड है मॉडर्न। हम लोग यहां पर हिस्ट्री का जो सेगमेंट पढ़ने जा रहे हैं वो सेगमेंट कौन सा है, इंडियन हिस्ट्री। अच्छा, अब इस सेगमेंट के अंदर में सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट है, सबसे इंपॉर्टेंट गाइस, बहुत ध्यान रखिएगा, जो स्टूडेंट्स तुरंत एग्जाम निकाल के ले जाते हैं एक झटके में, उनमें और जो स्टूडेंट्स फेल हो जाते हैं उनमें अंतर किस बात का होता है, टेम्परामेंट का फर्क होता है। स्टूडेंट्स, पढ़ाने वाला मैं ही हूं। आप लोग सोशल मीडिया पर मेरी प्रोफाइल्स चेक कर सकते हैं। 1,500 बच्चों के बैचेस मैंने पढ़ाए हुए हैं ऑफलाइन के अंदर, मुखर्जी नगर में, बत्रा सिनेमा हॉल के अंदर में। लोग एडिटेड फोटो लगा करके रख बैठे होते हैं, मेरी सारी रियल फोटोज हैं वो। हजारों स्टूडेंट्स पढ़ के निकल चुके हैं। कोई एसडीएम है, कोई इनकम टैक्स के अंदर में है, कोई एफ कैट के अंदर में है, कोई डिफेंस के अंदर में है, कोई एक्स वाई ग्रुप के अंदर में, कोई कांस्टेबल भी है। सब तरफ है स्टूडेंट्स। और जब मैं देखता हूं कि फर्क क्या था, और कोई कुछ नहीं कर पाया अपनी लाइफ में, ऐसे बच्चे भी हैं, कुछ भी नहीं कर पाए अपनी लाइफ में, ऐसे लोग भी हैं। फर्क क्या है, इट्स ऑल अबाउट द गेम ऑफ टेम्परामेंट। सारा खेल टेम्परामेंट का है। ओके, सो स्ट्रेटेजी को फॉलो कीजिए, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम को निकालना एक कला है, एक आर्ट है। मैं अगर अपने बारे में बताऊं तो जब मैं खुद कॉलेज के अंदर में था तो मैंने कॉलेज के लास्ट ईयर से निकलते हुए 129 आईएमए, एसएसबी बहुत आराम के साथ में क्लियर किया था, बहुत आराम के साथ में कॉलेज करते हुए, बिना किसी कोचिंग के। उस जमाने में ये मेरा अपना रिकॉर्ड है। कोचिंग कहां से कर लेता यार, कॉलेज से टाइम ही नहीं मिलता था। कोचिंग करने का तो बड़ा मन था, नहीं कर पाया। एंड उसके बाद 130 अगेन 130th कोर्स आईएमए,
तो कुल मिलाकर के बात बहुत सिंपल सी है बेटा, बात यह है इट्स एन आर्ट, ये एक कला है। और जो इस आर्ट को जानता है ना, उसके लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स क्रैक करना एकदम बच्चों का खेल है। और जिसे नहीं पता है, हाँ, वो पंचवर्षीय योजना में घूम रहा है, IBR प्लानिंग में। सिंपल सी स्टोरी है। ओके, सो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। इसके बाद सेकेंड एलिमेंट जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो एंशिएंट है, एंड जो थर्ड इंपॉर्टेंट है वो है मेडिवल। जी हाँ, सबसे लास्ट में आता है मेडिवल। तो अपनी क्लास हम लोग शुरू करेंगे मॉडर्न से, ठीक है भाई। और मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, आधुनिक भारतीय इतिहास। चलिए भाई, हेडिंग कर लेते हैं। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री 1757, दैट इज बैटल ऑफ प्लासी से लेकर के 1947 हिंदुस्तान की आजादी तक। अच्छा भाई, तो ये मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के सेगमेंट को हम लोग जब डील करना शुरू करते हैं, ठीक है, तो जो सबसे इंपॉर्टेंट मैटर इसके अंदर में आता है, वो सबसे इंपॉर्टेंट मैटर आता है यहां पर इंडिया इन 18th सेंचुरी। जी हाँ, कि अगर आपको हिस्ट्री को पढ़ना है तो सबसे पहले उस टाइम पीरियड को रिकॉग्नाइज कीजिए कि उस टाइम पीरियड में क्या चल रहा था। और हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है, हमारा जो आज का टॉपिक है, टॉपिक नंबर 1 जो है वो है इंडिया इन 18th सेंचुरी, 18वीं शताब्दी का भारत। और जरा बताता हूं मैं हालात क्या थे हिंदुस्तान के। मुगलों का नाम तो आप सभी लोगों ने सुना होगा, मुगल्स। और 1707, देखो एक बात और बता दूं, बच्चे बड़ा इसमें बड़ा कंफ्यूजन में रहते हैं। 18th सेंचुरी का मतलब क्या होता है? डू यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 18th सेंचुरी? जरा एक बार रिप्लाई करो कमेंट सेक्शन में, लेट मी फिगर आउट। देखो जरा, मैं भी देखूं जरा 18th सेंचुरी का मतलब क्या बताएंगे आप लोग। मैं आपसे एग्जैक्टली पूछना चाह रहा हूं 18th सेंचुरी का मतलब किस ईयर से लेकर किस ईयर तक का रेंज होगा, कौन सा रेंज होगा? वेरी गुड अनु, बहुत अच्छा लगा देख करके, एकदम परफेक्ट आंसर किया है अनु ने, और सेम फॉर्मेट जो कि मैं चाहता था। ओके, एंड मोदित ने थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया है, और सरगम ने तो बिल्कुल ही गड़बड़ कर दिया है। चलिए, जिन बच्चों ने गलत जवाब कर दिए हैं कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग देख लीजिए। बेटा 18th सेंचुरी का मतलब होता है 1701 से लेकर के 1799, 1701 से लेकर के 1799 का जो समय है इसको हम लोग कहेंगे 18th सेंचुरी। और जैसे 1800 आ गया तो हम 19th सेंचुरी में लग गए, पहुंच गए 19th सेंचुरी में। अच्छा भाई, तो हाँ बिल्कुल, अब ठीक है, स्पेसिफिक करते रहिए, बट ये आप लोगों ने बिल्कुल सही आंसर कर दिया है, ठीक है। ओके, तो अभी अल्टीमेटली यहां पर है क्या चीज, ऑन एन एवरेज, बाकी सब ठीक है, सोचते रहिए आप लोग। 1701 से 1799, ठीक है, ये है 18th सेंचुरी का यहां पर मतलब, ठीक है। अब जरा स्क्रीन पर आप लोग देखेंगे, इसको हम लोग हटा लेते हैं, ये डेटा हमारे मतलब का उतना नहीं है, सिर्फ समझने के लिए था, ठीक। 1707 वो समय था डेथ ऑफ औरंगजेब, डेथ ऑफ औरंगजेब। और औरंगजेब को हम लोग कहते हैं लास्ट पावरफुल मुगल एम्परर, अंतिम शक्तिशाली मुगल बादशाह। और यह कब मर गया? 1700 में, 1707 में, सॉरी। अब आप लोग मुझे बताओ, जरा आप लोग मुझे बताओ कि अगर मुगल बादशाह, मुगल एम्परर, सबसे पावरफुल मुगल बादशाह मर गया,
तो इंडिया के अंदर में जो छोटे छोटे पावर्स होंगे, नंबर 1 मैं यहां पर लिख देता हूं तो आप बढ़िया बता पाएंगे। भारत के अंदर में जो रीजनल स्टेट्स होंगे, क्षेत्रीय शक्तियां होंगी, जैसे कि बंगाल हो गया, अवध हो गया, महाराष्ट्र हो गया, और जो फॉरेन कंपनीज होंगी, जो फॉरेन कंपनीज भारत के अंदर में यूरोपीय कंपनियां व्यापार कर रही थी, वो इनकी जो पावर है, ये पावर अब घटेगी या बढ़ेगी? क्योंकि दिल्ली के अंदर तो बवाल मच गया है, दिल्ली में तो कोई अच्छा पावरफुल राजा सत्ता में है नहीं। औरंगजेब वाज लास्ट पावरफुल मुगल एम्परर, और उसके बाद जो भी लोग पावर में आए दे वर लाइक राहुल गांधी। मैं राहुल गांधी का विरोधी नहीं हूं, बट राहुल गांधी को पॉलिटिक्स में नहीं होना चाहिए, ये मैं मानता हूं, बाकायदा मानता हूं। बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, निजी रूप से बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, लेकिन गलत जगह पर हैं, राजनीति उनके लिए नहीं है। ओके, बताओ भाई, तो बताओ भाई जरा कि क्या बिल्कुल सही जवाब किया आप लोगों ने? पावर बढ़ेगी, बिल्कुल पावर बढ़ेगी, ठीक है भाई। ओके, और अब आप लोग जरा मुझे बताओ, अब आप लोग जरा मुझे बताओ कि अब हम लोग सबसे पहले इन विदेशी शक्तियों को पढ़ना शुरू करें। आप लोग मुझे बताओ कि क्या मैं इन विदेशी शक्तियों को पढ़ाऊं अभी, या औरंगजेब के बाद में भारत के अंदर पॉलिटिकल सिचुएशन क्या बनी वो बताऊं? क्योंकि दोनों ही चीजें मुझे बतानी है, बताना मुझे ये भी है और बताना मुझे ये भी है। इस चीज को ला करके मैं यहां कनेक्ट कर दूंगा या इसको ले जाके मैं यहां कनेक्ट करूंगा। तो अब आप लोगों के पास चॉइस है कि आप लोग बताओ कि पहले मैं यूरोप के लोग भारत में कैसे आए वो पढ़ा दूं, या औरंगजेब के बाद क्या हुआ वो चीजें कैसे अंग्रेजों से जाकर जुड़ेंगी वो बता दूं। अच्छा, और मुझे जो मैसेज मिला है, मैं जरा एक बारी बहुमत देख लूं, बहुमत किधर गया? ठीक है, ओके यार, इट्स सरप्राइज। मैं ये देख रहा हूं कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने मुझे ये कहा है कि आप पहले ये बताइए कि इंडिया का पॉलिटिकल स्टेटस क्या था। और ये एक तरीके से बहुत सही निर्णय है आप लोगों का, क्योंकि अगर आप इंडिया का पॉलिटिकल सिचुएशन को समझ लेंगे तो यूरोपियन कंपनीज इंडिया में काम किस तरह से कर रहे थे, कैसे वास्को डिगामा वगैरह की एंट्री हुई थी, ठीक है, किस तरीके से अंग्रेजों की एंट्री हुई, फिर क्या बवाल मचे आकर के, तो वो सारी चीजें आप बड़े आराम से कनेक्ट कर ले जाएंगे। ध्यान रखिएगा बच्चों, 1757, जरा मैं यहाँ पे डायग्राम से बताता हूं इस चीज को। 1757 जब मैं पढ़ाऊंगा आपको तो ये दोनों टॉपिक आके वहां पे जुड़ेंगे। कौन से दोनों टॉपिक? रीजनल पावर्स, जी हाँ, रीजनल पावर्स और यूरोपियन कंपनीज। ये दोनों टॉपिक को जब आप जोड़ोगे तब आप समझ पाओगे कि प्लासी का युद्ध क्यों हुआ था। हाँ भाई, तो अब दिमाग में चल रहा है ना कि यार ऐसा क्या हुआ होगा, बताइए। इंटरेस्ट कुछ जगह, कुछ समझ में आया आप लोगों को कि हिस्ट्री तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, बस शर्त यह है कि उतना ही इंटरेस्ट के साथ में उसको पढ़ाया जाए। हाँ भाई, बताइए, अब कुछ अच्छा महसूस हो रहा है आपको? करीब आधे घंटे हो गए चर्चा करते हुए हम लोगों को। मेथड से आप लोग जो है मेथड से कंफर्टेबल हैं कि ये बिल्कुल करेक्ट मेथड है आप लोगों के लिए? बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस तक की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। ओके अनु, थैंक यू। ठीक है, आप लोगों के जो मैसेजेस आए हैं, संजय वाजपेयी, क्या नाम है? नहीं नहीं, सविजय वाजपेयी, ठीक है। ओके, तो ओके गाइज, ओके, हैव फन, हिस्ट्री का मजा लीजिए मेरे साथ में फिर आप लोग। और अब मैं आपको कुछ बातें बता देता हूं ताकि आपको कोई डाउट ना रहे बच्चों। देखिए, सबसे पहले मैं बताऊंगा कि औरंगजेब की डेथ के बाद हालात क्या बने, और फिर मैं आपको लेकर चलूंगा फॉरेन कंपनीज की तरफ, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं जरा हम लोग। आप यहां पर मैं टॉपिक का नाम
जरा फिर से लिख दूं, इंडिया आफ्टर डेथ ऑफ औरंगजेब। औरंगजेब की डेथ के बाद इंडिया का स्टेटस क्या हुआ? देन औरंगजेब का बेटा था, मैं यहीं पर लिख देता हूं, औरंगजेब का सन था और इसका नाम था बहादुर शाह फर्स्ट। और बहादुर शाह फर्स्ट औरंगजेब की डेथ के बाद पावर में आया। मैं रूलिंग टाइम लिख देता हूं, 1707 से 1712। और इसको हिस्टोरियंस पता क्या कहते हैं? इसको हिस्टोरियंस कहते हैं हेडलेस एम्परर। जी हाँ, या मूर्ख, या इसको शाहे बेखबर कहते हैं हिंदी में। इन हिंदी भी कॉल इट शाहे बेखबर। मतलब ये ऐसा बंदा था, इसको यही नहीं पता था कि साम्राज्य में चल क्या रहा है। पहला निकम्मा राजा। चलिए आगे देखते हैं, यह स्टोरी अभी और बढ़ने वाली है। अच्छा भाई, बहादुर शाह, इसका नाम मैं लिख देता हूं जरा प्रॉपर तरीके से, बहादुर शाह फर्स्ट। बहादुर शाह फर्स्ट की जब डेथ हो गई तो उसके बेटे आपस में लड़ गए, और इसके बाद पावर में जो बंदा आया उसका नाम था जहादर शाह। जहादर शाह के सामने हालात ऐसे थे कि दिल्ली के अंदर में एक प्रोस्टिट्यूट थी, लाल कुंवर नाम बताते हैं उसका, और लाल कुंवर दिल्ली का शासन चला रही थी। आप समझ लीजिए कि दिल्ली का राजा कितना निकम्मा होगा। अच्छा भाई, तो अभी अल्टीमेटली यहां पर है क्या चीज? जहादर शाह के बारे में एक और प्रॉब्लम थी कि जब खजाना खाली होता है, औरंगजेब के बारे में मैं बता दूं कि जब औरंगजेब मरा तो खजाना एकदम खाली हो चुका था, और मुगलों के ढेरों दुश्मन थे, औरंगजेब ने ढेरों दुश्मन छोड़े थे, किसी से दोस्ती रखी नहीं औरंगजेब ने कभी। तो बहुत जाहिर सी बात है, अगर आप किसी से दोस्ती नहीं रखोगे तो आपके जो बाद में लोग सत्ता में आएंगे उन्हें प्रॉब्लम्स तो होंगी। और जहादर शाह को हिस्टोरियंस क्या कहते हैं? जहादर शाह ने इतने ज्यादा रुपए फालतू में खर्च किए कि इसको हिस्टोरियंस कहते हैं एक्स्ट्रावेजेंट फूल, हिंदी में कहते हैं लंपट मूर्ख। और आपके एग्जाम में क्वेश्चन निकलते हैं स्टूडेंट्स, आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, जिन लोगों ने अगर कभी प्रीवियस ईयर देखे होंगे तो बच्चे तुरंत समझ रहे होंगे कि जो बातें मैं बता रहा हूं वो एग्जाम्स के अंदर आई हुई चीजें हैं। बताइए भाई, क्या आप में से कभी किसी ने प्रीवियस ईयर पेपर्स देखे हैं और ये क्वेश्चंस कि हु इज नोन एज हेडलेस एम्परर, हु इज नोन एज एक्स्ट्रावेजेंट फूल, ये क्वेश्चन सारे आए हुए हैं आपके एग्जाम में। लंपट मूर्ख किसे कहते हैं? जहादर शाह को। जहादर शाह की हत्या कर दी उसके भतीजे ने, और भतीजे का नाम था फर्रुख सियर। भतीजे का नाम था फर्रुख सियर, ठीक है भाई। अच्छा, अब मैं यहाँ पे एक थोड़ा सा ये चीजें को शो कर रहा हूं आप लोगों को, ठीक है। इसमें ये नोट्स मेरे क्लास के नोट्स हैं जो स्टूडेंट्स वगैरह ने तैयार किए होते हैं, ठीक है। बच्चे हैंड रिटन नोट्स की ही डिमांड करते हैं कि सर हैंड रिटन नोट्स ही चाहिए हम लोगों को, तो मैंने भी वही काम कर दिया है आप लोगों के लिए। अच्छा, अब बच्चे लिखते हैं तो कई बार मिस्टेक्स भी करते हैं ईयर्स में, जैसे कि हेडलेस एम्परर का ये ईयर यहाँ पे क्या होगा? 1707 होगा ये ईयर, ठीक है भाई। अच्छा, और ये लिखा है हेडलेस एम्परर, एक बारी मैं फिर से लिख देता हूं, फाइन। अच्छा भाई, तो अभी अल्टीमेटली यहां पर है क्या चीज? मैं बता रहा था आप लोगों को जहादर शाह के बारे में, एंड जहादर शाह की हत्या किसने कर दी? उसके भतीजे ने, उसका नाम था फर्रुख सियर, नेम वाज फर्रुख सियर। अभी फर्रुख सियर पावर में आ गया, कौन पावर में आ गया? फर्रुख सियर। और फर्रुख सियर जब पावर में आया तो दिल्ली की हालत और ज्यादा खराब हो गई। फर्रुख सियर का मैं टाइम पीरियड लिख देता हूं, एंड स्टूडेंट्स मैं बार बार बोल रहा हूं आपको ये ईयर्स याद करने की जरूरत नहीं है। जी हाँ,
जो पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है केवल वो ध्यान रखने हैं। और फर्रुख सियर को हम लोग कहते हैं घृणित कायर, इसको हम लोग कहते हैं घृणित कायर। अच्छा, इसने क्या किया, फर्रुख सियर ने जो है एक तो अपने चाचा की बहुत बुरी तरीके से हत्या करवाई, और ऊपर से मैं आपको बताता हूं घृणित कायर कहने के पीछे का रीजन क्या है। एक होता है फाइटिंग लाइक अ वॉरियर, जैसे इंडियन आर्मी जब पाकिस्तानी आर्मी से फाइट करती है ना, देन वी फाइट लाइक अ वॉरियर, यहां मारते हैं यहां। और वो क्या करते हैं, अगर हमारे कोई सैनिक उनके पकड़ में आ जाए तो उनकी आंखें फोड़ते हैं। उनके एक केस है मेजर सौरभ कालिया, यूट्यूब कीजिएगा, मेजर सौरभ कालिया का केस इतना दर्दनाक केस है इंडियन आर्मी का, और इंडियन गवर्नमेंट को मैं कभी माफ नहीं कर पाऊंगा, चाहे वो बीजेपी की सरकार हो और चाहे वो सरकार रही हो कांग्रेस की। इन दोनों ही सरकारों ने मेजर सौरभ कालिया को न्याय नहीं दिलवाया, जबकि दैट वाज क्लियर कट वायोलेशन ऑफ जेनेवा कन्वेंशन। पीओडब्ल्यू प्रिजनर ऑफ वॉर के ऊपर में जो कन्वेंशन होता है जेनेवा कन्वेंशन, उसका साफ साफ उल्लंघन था। मेजर सौरभ कालिया की आंखें निकाल ली गई, उनके दांत तोड़े गए हथौड़े से, मतलब जो जो सिगरेट से उनको दागा गया, जो जो कर सकते थे वो सब किया गया था उनके साथ में कारगिल वॉर के टाइम पर। तो एक होता है सामने मारना और एक होता है चोरी छिपे मारना भयानक तरीके से। ऐसे लोगों को हम लोग घृणित कायर कहते हैं, जो कि पाक आर्मी है। अच्छा, तो अभी अल्टीमेटली यहां पर है क्या चीज, फर्रुख सियर जब पावर में आया तो प्रॉब्लम क्या हुई। फर्रुख सियर जब पावर में आया तो ये पावर में आया था विद द हेल्प ऑफ सैयद ब्रदर्स। फर्रुख सियर केम इन पावर विद द हेल्प ऑफ सैयद ब्रदर्स। और हिस्ट्री में आपके एग्जाम में क्वेश्चन निकलता है कि सैयद ब्रदर्स या किंग मेकर्स कौन थे। इंडियन हिस्ट्री में एक टर्म चलता है, किन्हें राजा बनाने वाला कहा जाता है, हु आर नोन एज किंग मेकर्स, एंड आंसर गोस टू सैयद ब्रदर्स, इन्हें कहते हैं राजा बनाने वाला। सैयद ब्रदर्स दो भाई थे, हसन खान और हुसैन खान, दो भाई थे। मैं यहां नाम लिख देता हूं, आपके पीडीएफ में भी नाम लिखे होंगे, हसन और हुसैन। और अब मैं कुछ बातें और जोड़ता हूं। हसन और हुसैन ने पहले फर्रुख सियर को राजा बनाया, और जब इन दोनों को यह एहसास हुआ कि फर्रुख सियर हमारा काम ठीक से नहीं कर रहा, तो इन दोनों ने फर्रुख सियर को मार भी दिया। यस, दे किल्ड फर्रुख सियर। और उसके बाद दो तीन बच्चों को और राजा बनाया और उनको भी मार दिया। और इस तरह से इन लोगों ने 3-4 लोगों को राजा बनाया और मार दिया। एंड आफ्टर दिस सैयद ब्रदर्स ने राजा बनाया मोहम्मद शाह को। मुगलों की फैमिली में एक बंदा आए मोहम्मद शाह, जिसको हम लोग कहते हैं रंगीला राजा या रंगीला बादशाह। 1720 से कई जगहों पर आपको ना 1719 लिखा मिलेगा, तो परेशान मत होना बेटा, ठीक है, मैं दोनों लिख देता हूं ब्रैकेट में। अच्छा, तो मोहम्मद शाह रंगीला निहायत ही निकम्मा राजा था, और दरबार के अंदर बताते हैं कि बारी नेक्ड नंगा ही चला आता था। ये इसके हालात हैं। अच्छा, मोहम्मद शाह रंगीला का दिमाग लेकिन बहुत तेज चलता था। इसको समझ में आया कि यार आज सैयद बंधुओं ने हमको राजा बनाया है, कल अगर इनका मूड खराब हो गया तो ये हमको मार भी सकते हैं, तो अब हम क्या करें, अपनी जान कैसे बचाएं। तो क्या किया इसने सैयद ब्रदर्स को मरवा दिया। यस, इसे कहते हैं नहले पे दहला, ठीक है। और मोहम्मद शाह ने सैयद बंधुओं की हत्या करवा दी। और ये पॉइंट मैं आपको यहाँ पे देखो, मैंने कहा था ना 19 भी लिखा मिल सकता है आपको। चलिए मैं नोट्स में भी यहाँ पे अलग से ऐड कर देता हूँ, एक सेकंड रुकिएगा आप लोग। ये देखिए, क्योंकि अलग अलग हिस्टोरियंस ना इसको अलग अलग बताते हैं। अब मैंने इतनी ढेर सारी पुस्तकें पढ़ रखी हैं कि मैं कभी कभी थोड़ा बहुत यहाँ पे ईयर्स जो है इधर उधर हो जाते हैं, कभी किसी किताब का आ जाता है, कभी किसी किताब का आ जाता है। अच्छा, तो अभी अल्टीमेटली यहाँ पर है क्या चीज
कि मोहम्मद शाह ने सैयद ब्रदर्स की हत्या करवा दी विद द हेल्प ऑफ हुम, निजाम उल मुल्क। एंड निजाम उल मुल्क इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि निजाम उल मुल्क ही ये बंदा था हु फाउंडेड हैदराबाद। इसी ने स्थापना की थी किसकी? फाउंडर ऑफ हैदराबाद। यहां लिख देता हूं मैं आपके एग्जाम का बेहतरीन क्वेश्चन, हु फाउंडेड हैदराबाद स्टेट, देन आंसर गोज टू निजाम उल मुल्क। और इसी मोहम्मद शाह के समय में नादिर शाह ने इंडिया के ऊपर में अटैक किया था। और नादिर शाह कहां का रहने वाला था? ईरान का रहने वाला था नादिर शाह। और आपके एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट रहता है नादिर शाह। अगर आप लोग प्रीवियस ईयर पेपर्स देखिए, आप एफ कैट की तैयारी करते वक्त प्रीवियस ईयर पेपर जरूर करिएगा स्टूडेंट्स, क्योंकि जिन जिन मेरे स्टूडेंट्स ने एग्जाम क्रैक किया है उन सबका एक कॉमन फीडबैक जरूर है मेरे पास में। वो कहते हैं कि सर एक तो आप जो हिस्ट्री पढ़ा देते हो, मैक्सिमम क्वेश्चंस तो हमारे वहीं से फंस जाते हैं, नंबर 1। और अगर थोड़ा बहुत चीजें हम एक्स्ट्रा करते हैं तो हम प्रीवियस ईयर्स कर लेते हैं और वहां से हमारा सारा खेल सेट हो जाता है। तो गाइस डू रिमेंबर दिस थिंग, ध्यान रखिएगा इस बात को। अच्छा भाई, नादिर शाह ने इंडिया पर अटैक कब किया था? दिस ईयर इज इंपॉर्टेंट गाइस, दिस ईयर इज वेरी इंपॉर्टेंट। नादिर शाह कहां का रहने वाला था? ईरान का रहने वाला था, और इसको नेपोलियन ऑफ ईरान भी कहते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं यहाँ पे। नादिर शाह हिंदुस्तान से मयूर सिंहासन लूट कर ले गया था। क्या लूट कर ले गया था? मयूर सिंहासन हिंदुस्तान से ये लूट कर ले गया था। और मयूर सिंहासन, इसका निर्माण किसने करवाया था? इसको बनवाया किसने था? इसको बनवाया था मुगल एम्परर शाहजहां ने। शाहजहां ने निर्माण करवाया था मयूर सिंहासन का। और मयूर सिंहासन का डिजाइन मैं यही बता देता हूं, क्योंकि मयूर सिंहासन अब तुम्हें आगे कहीं मिलेगा नहीं। तो एक डिजाइनर थे बादल खान। बादल खान ने मयूर सिंहासन का डिजाइन तैयार किया था, बादल खान ने। और यह क्वेश्चन इंडियन एयरफोर्स के एग्जाम में विजिबल हुआ है, बादल खान बता के चल रहा हूं मैं आप लोगों को। ओके अच्छा भाई, इसके बाद जब मोहम्मद शाह रंगीला ये निकल गया, इसकी डेथ हो गई, तो फिर अहमद शाह आया सत्ता में। सब निकम्मे लोग हैं अहमद शाह वगैरह, कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, आप सिर्फ नाम देख लो। फिर आलमगीर सेकंड आया। आलमगीर सेकंड के समय प्लासी का युद्ध हुआ था, ठीक है भाई। और इसके बाद में फिर शाह आलम सेकंड आता है। शाह आलम सेकंड के समय पानीपत का युद्ध हुआ, बक्सर का युद्ध हुआ, दिल्ली पर कब्जा भी अंग्रेजों ने इसी समय किया था। और आखिरी मुगल बादशाह साबित हुआ बहादुर शाह सेकंड, या बहादुर शाह, इसको हम लोग बहादुर शाह जफर भी कहते हैं। जैसे आप लोग बहादुर शाह जफर कहते हैं, उसे बहादुर शाह सेकंड भी कहते हैं। अब जरा आप लोग समझना, मैंने औरंगजेब की डेथ के बाद का लगभग 100 सालों का भारत की राजनीति समझा दी कि दिल्ली के अंदर में राजनीति क्या चल रही थी विशेष रूप से। आप लोग ये बताओ, देखो राजनीति तो बेटा अलग अलग जगहों पर चलेगी, दिल्ली में अलग चलेगी, बंगाल में अलग चलेगी, मैसूर में अलग चलेगी, महाराष्ट्र में अलग चलेगी, अवध में अलग चलेगी, यूरोपियन कंपनीज अलग काम करेंगे, इजंट इट? अब सब तो एक साथ पढ़ नहीं सकते हैं, एक एक करके ही पढ़ना पड़ेगा ना। तो मैंने आपको यह बताया कि औरंगजेब की डेथ के बाद लगभग 100-150 साल दिल्ली में क्या हुआ, आपको मैंने एग्जाम्पल से बता दिया कि दिल्ली के अंदर में एक भी ढंग का राजा नहीं बैठा हुआ था। वहां से क्या क्या क्वेश्चन निकल सकते हैं, औरंगजेब की डेथ के बाद जो मुगल सत्ता में आए उनसे एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन निकल सकते हैं, वो सारी चीजें मैंने डील कर ली। और अब मैं आपको लेकर चलूंगा कि भारत के अंदर में यूरोपियन कंपनीज की एंट्री कैसे हुई। अब अगला मुद्दा हमारा वो होने वाला है। आप लोग मुझे फटाफट बताओ कि जो कहानी का एक हिस्सा है, कहानी का एक सिरा आपको समझ में आया? फटाफट आप लोग रिप्लाई कर दीजिए और फिर मैं आपको लेकर चलता हूं टुवर्ड्स यूरोपियन कंपनीज। जल्दी से बता दीजिए। बिल्कुल अनंत अनंत बिस्ट, अनंत बिस्ट बिल्कुल सही बात है बेटा, बिल्कुल रिपीट होते हैं क्वेश्चंस, सारे नहीं लेकिन रिपीट होते हैं। ऋषभ ठाकुर विजिबल है बेटा, विजिबल है ऋषभ।
बेटा बादल खान, यहां देख लो, स्लाइड दिख रही है, विवेक राय, यहां देखिए। ठीक है भाई, चलिए जरा पानी पी लेता हूं मैं, ठीक है, आप लोग भी जरा पानी वानी पी लो भाई। जब पढ़ने बैठा करो तो पानी वानी लेके बैठा करो, ओके, दिमाग गर्म हो जाता है थोड़ी देर बाद। हाँ, और जरा आप लोग परिचय देंगे अपना, कौन कौन कहां कहां से है। इसी बीच जरा परिचय हो जाए आप लोगों का। भाई ऑफलाइन क्लासेस में मैं परिचय तो पूछ नहीं पाता था, इतने ढेर सारे बच्चे होते थे। बच्चे तो यहाँ भी ढेर सारे होते हैं, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा परिचय लिया जा सकता है, क्योंकि अब वहां तो एक साथ अगर 100 बच्चे बोल देंगे, 150 बच्चे बोल देंगे तो फिर क्या सुनूंगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर तो आपके साइलेंट मैसेजेस आ जाते हैं ना मेरे पास। ओके, बड़ा अच्छा लगता है आपका परिचय प्राप्त करके जो है। और विवेक उत्तर प्रदेश से हैं, ठीक है, मुदित देहरादून, आनंद गया से हैं, ओके, अजमेर से हैं सरगम, ओके, हिमांचल, तो हिमाचल में कहाँ से हो भाई, प्रयागराज से हैं प्रियरंजन, देहरादून से हैं अनंत बिस्ट, संजीव वाजपेयी उत्तर प्रदेश से हैं, अखिल, ओके, पालमपुर, ओहो, पालमपुर जिला कांगड़ा, अगर मैं सही बता रहा हूं तो। हिमानी अलीगढ़, ओके, ठीक है, ओके, वहीं पर एक गांव है ड्रो करके, शायद जिला कांगड़ा में पड़ता है ड्रो। और अब मेरे जैसे लोग शहर नहीं घूमते हैं ना, मेरे जैसे लोग गांव घूमते हैं। ठीक है, तो मैं बस जाता हूं हिमाचल और ड्रो में ही जाके मेरा ठिकाना बनता है, ठीक है। ओके, मुजफ्फरनगर से हैं हर्षवर्धन, ओके हर्षवर्धन, हाँ बिल्कुल ऋषभ, ओके। अच्छा स्टूडेंट्स, हमारी टीम ने एक प्रॉब्लम नोटिस किया है, और मैं आपको बता दूं कि हमारी टीम ने प्रॉब्लम यह नोटिस की है कि कुछ बच्चे जो मैसेजेस हैं वो शायद सफलता.com पर भेज रहे हैं। सो गाइज ध्यान रखिएगा, ध्यान रखिएगा, आपको चैट जो भी करना है वो फैकल्टी चैट पर करना है, देख लीजिएगा फैकल्टी चैट पर, ठीक है। तो टेक्निकल टीम, मैंने देख लिया आपका मैसेज, मैंने कन्वे भी कर दिया है स्टूडेंट्स को, स्वप्निल आगरा से, ठीक है भाई। चलिए गाइस, आपका परिचय प्राप्त करके बहुत अच्छा लगा। अनु और BHU, ओके, ठीक है। आप एक जमाने में मेरी बड़ी इच्छा थी BHU से पढ़ने की, बट तमन्ना पूरी हो नहीं पाई, लेकिन आज बहुत अच्छा लगता है जब BHU के स्टूडेंट्स से इंटरेक्ट करता हूं, वो पढ़ रहे होते हैं। चलिए भाई, आगे चलते हैं हम लोग, और मैं आपको लेकर के चलता हूं उस सबसे अनोखी जगह पर जिसके बारे में बहुत डाउट्स होते हैं, और एक बहुत बड़ा डाउट होता है बच्चों के दिमाग में, हु डिस्कवर्ड इंडिया, भारत की खोज किसने की थी। और जवाब इसका बच्चे दे रहे होते हैं कि भारत की खोज की थी वास्को डिगामा ने। तो मैं ये कहूंगा कि क्या ये वास्तव में सही है? इज इट रियली ट्रू कि वास्को डिगामा डिस्कवर्ड इंडिया? ओके, सो लेट्स फिगर आउट द ट्रुथ, जरा सच की तलाश करते हैं, और मैं कुछ डायग्राम्स दिखाता हूं आपको। चलिए भाई, चलिए स्क्रीन पर देखिए बच्चों, और मैं कुछ डायग्राम दिखाता हूं आपको, और कुछ आंकड़े आपके सामने रखता हूं, और अभी देखना एग्जाम के क्वेश्चंस भी हमारे बनेंगे, एग्जाम के क्वेश्चंस भी बनेंगे, और आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर होंगे, दोनों चीजें होंगी साथ साथ। देखो, यही मेरा स्टाइल है कि मैं आपको कहानी की तरह चीजें बताता हुआ चलूंगा, और उससे एग्जाम के क्वेश्चन भी बनते चले जाएंगे, और आपको हिस्ट्री की जो अलग अलग स्टोरीज हैं वो भी समझ में आती हुई चली जाएंगी। दिस इज द वे ऑफ टीचिंग। अच्छा भाई, चलिए, तो मैं एक कॉन्सेप्ट की जरा बात कर लूं पहले आप लोगों से, छोटा सा कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट क्या है? AD और BC वाला कॉन्सेप्ट है, जो कि आप सभी लोगों ने खूब सुना होता है।
सपोज दैट पॉइंट ओ है, और पॉइंट ओ क्या है, पॉइंट ओ है बर्थ ऑफ जीसस, जीसस का बर्थ, जीसस का जन्म, ठीक है भाई। और जीसस के बर्थ के जो बाद का समय है उसको हम लोग पॉजिटिव में रखते हैं, या इसको हम लोग कहते हैं एनो डोमिनी, या इसी को हम लोग कहते हैं कॉमन एरा, कॉमन एरा कहते हैं। और जीसस के जो बर्थ के पहले का समय है, कलर चेंज कर लेते हैं जरा इसका, इसको हम लोग नेगेटिव में रखते हैं, इसे हम लोग पढ़ते हैं बिफोर क्राइस्ट, या इसको हम लोग कह देते हैं BCE, बिफोर कॉमन एरा, ऐसे कह देते हैं, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। बर्थ ऑफ जीसस को हम लोग पॉइंट ओ पर मान लेते हैं। और एक बात मैं और बता दूं, कहानी में ट्विस्ट है, किसी को नहीं पता है जीसस का बर्थ कब हुआ था। सच बात तो यही है, आपको बताने के लिए 25 दिसंबर और ये वो दुनिया भर का सब कहानी चलता रहता है, बट नो वन नोज एग्जैक्टली बर्थ ऑफ जीसस कब हुआ है। ये एक एज्यूम्ड डेट है। अच्छा भाई, तो अभी यहां पर है क्या चीज, जिन लोगों ने कैलेंडर बनाया, जी हां, जिन लोगों ने कैलेंडर बनाया उन लोगों के हिसाब से आज से 2000 साल पहले, या अगर मैं एग्जैक्टली बात करूं तो आज से 2020 साल पहले जीसस का बर्थ हुआ था। मतलब कि ये जो पॉइंट ओ है इसको हम लोग टेक्निकली क्या मानते हैं, 1 जनवरी सन 1, क्या मानते हैं, 1 जनवरी सन 1 इसको हम मानते हैं टेक्निकली। और अब यहां पर आप लोग देखिएगा, मैं यहां पे लिख देता हूं, पॉइंट एक्स है और एक है पॉइंट वाई। पॉइंट एक्स क्या है, पॉइंट एक्स पर है 326 BC, पॉइंट वाई पर है 323 BC। 326 में क्या हुआ, सिकंदर ने भारत के ऊपर हमला किया, सिकंदर ने भारत के ऊपर में हमला किया। ध्यान रखना, अलेक्जेंडर और सिकंदर एक ही व्यक्ति हैं। पता लगा आप लोग सोच रहे होते हो अलग अलग है, और अब आप लोग सोच रहे होंगे यार ये अलेक्जेंडर है ये सिकंदर है, मतलब एस तो कहीं आ ही नहीं रहा। दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ ट्रांसलेशन, दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ ट्रांसलेशन, कि ग्रीक लैंग्वेज को जब इधर हिंदी में लाया गया तो अलेक्जेंडर को सिकंदर कर दिया। और ये लोग भी कम नहीं थे, इन्होंने भी हमारी सिंधु नदी को इंडस कर दिया। ये नाम बदलते रहते हैं। फटाफट आप लोग मुझे बताना, ये ट्रांसलेशन वाला जो पॉइंट है इसमें कोई डाउट तो नहीं है आप लोगों को? एक बार आप लोग कमेंट सेक्शन में रिप्लाई जरूर कर देंगे। अच्छा भाई, सिकंदर का जो अटैक है और ऐसे जो प्रॉब्लम्स है ना ट्रांसलेशन की, ये खूब मिलेंगी आपको। ये सब बच्चों वाले डाउट्स होते हैं, ठीक है। चलिए, सिकंदर का अटैक हो गया एंड डेथ सिकंदर की कब हुई, अलेक्जेंडर की डेथ हुई 323 में। अब कई सारे बच्चे ये सोच रहे होते हैं सर भूत आ गया, जब सिकंदर मर गया 323 में तो 326 में अटैक कैसे हुआ। कई सारे स्टूडेंट्स ये सोच रहे होते हैं। आप लोग भी तो नहीं सोच रहे हो? क्या कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसको यहां पर डाउट है? अगर डाउट है तो फटाफट आप सिंपल डाउट, या डाउट अगर है तो आप सिंपल लिखो डाउट है, लिख करके मुझे रिप्लाई भेजो, और नहीं है तो डाउट नहीं लिख दो, सिंपल। ओके ठीक है ऋषभ, ओके ठीक है अखिल, कोई बात नहीं, बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। मैक्सिमम लोगों का जवाब आया है, कोई डाउट नहीं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, कुछ एक बच्चों को डाउट्स हैं और मैं बताता हूं उनको। बच्चों जिन्हें डाउट्स है ना वो लोग जरा यहां देखो,
हम लोग कहां पर हैं गाइस, नेगेटिव, और ये क्या लिखा है, पॉजिटिव। और जब नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ चलोगे तो बड़े नंबर पहले आएंगे और छोटे नंबर बाद में आएंगे। अरे बात समझ में, बड़े नंबर पहले आएंगे और छोटे नंबर बाद में आएंगे। तो इसीलिए 326 पहले आएगा और 323 बाद में आएगा। अब जिन बच्चों को डाउट था वो लोग फटाफट रिस्पॉन्ड करें, उनको समझ में आया कि नहीं। वेरी गुड अखिल, वेरी गुड। चलिए, तो ये चीज मैंने आपको बता दी। अब मैं आपको उस जगह लेकर के चलता हूं जो मुझे एक्चुअली समझानी है। ये तो ना एकदम मूवी के जैसा है कि लेके कहीं और जाना है लेकिन पहले कुछ और बताना है। चलिए, ये पॉइंट है Z, ठीक है, और पॉइंट Z पर हम लोग लिख लेते हैं 1498। और ये ईयर कौन सा है, ये ईयर है वो जब वास्को डिगामा भारत आया था। अब आप लोग जरा मुझे बताओ, सिकंदर रहने वाला कहां का था, सिकंदर रहने वाला था मैसिडोनिया का। और मैसिडोनिया कहां पर पड़ता है, मैसिडोनिया पड़ता है यूरोप के अंदर में। आ रही बात समझ में। और 326 बीसी में सिकंदर आ चुका था यूरोप से हिंदुस्तान जमीन के रास्ते। तो फिर ये क्यों कहा जाता है कि भारत की खोज वास्को डिगामा ने की थी। और अगर आप इन दोनों के बीच का एक गैप निकालो, एक गैप निकालो इन दोनों के बीच का, तो आप देखेंगे, आप लोग कितना गैप निकल रहा है बच्चों, बताओ जरा। वास्को डिगामा और सिकंदर के बीच कितना गैप बन रहा है, कितने सालों का यहां पे अंतर है इन दोनों के बीच। ये O से X 326 ये हो गया और 1498 ये हो गया 324। नहीं नहीं बच्चों, ऐड होगा, माइनस क्यों होगा, ऐड होगा। X से लेकर के O 326 और O से लेकर Z 1498, दोनों को ऐड कर दो, दोनों को प्लस कर दो तो कितना बैठेगा, करीब 1824। ये बताओ जल्दी से मुझे, एडिशन ये क्यों हुआ, समझ में आ रहा है, ये ऐड क्यों किया गया है, बताइए भाई। हिमानी बस थोड़ा सा इंतजार और आप बिल्कुल सही जगह पहुंच गए बेटा। चलिए, आप जवाब आ गया है सभी का, बिल्कुल समझ में आ गया है, ठीक है भाई। ओके, चलिए, कोई दिक्कत नहीं है, कंफर्टेबल है आप सभी लोग, आपके जवाब मुझे मिल गए। अब जरा देखिए आप लोग स्क्रीन पर, अभी यहां पर है क्या चीज कि अब मैं आपको यह बता रहा था कि फिर ये क्यों कहा जाता है कि वास्को डिगामा ने भारत की खोज की थी। मेरे दोस्त, वास्को डिगामा ने एक्चुअली इंडिया की खोज नहीं की थी। वास्को डिगामा डिस्कवर्ड सी रूट फ्रॉम यूरोप टू इंडिया। वास्को डिगामा ने यूरोप से भारत तक आने वाले समुद्री रास्ते का पता लगाया था, बस इतना काम किया था उसने। और अब आप लोग सोच रहे होंगे कि फिर तो भारत की खोज ना सिकंदर ने की थी, तो बात यह भी गलत है, भारत की खोज सिकंदर ने भी नहीं की थी। एक्चुअली अगर कोई आपसे यह प्रश्न पूछता है ना, अगर कोई आपसे यह प्रश्न पूछता है कि भारत की खोज किसने की थी, तो आपका जवाब होगा दिस क्वेश्चन इज इनकरेक्ट, ये सवाल गलत है। जी हाँ, क्योंकि जमीन जब से धरती का निर्माण हुआ है, अब जरा मैं ज्योग्राफी में चल रहा हूं, जब से इस धरती का निर्माण हुआ है तो इस धरती के अंदर में 3 ऐसे महाद्वीप हैं, 3 ऐसे कॉन्टिनेंट हैं। आप जरा मैप पर देखिए, नहीं बच्चों मैप पर देखो जरा, हाँ बिल्कुल ऋषभ देखो वही बात लेकर के आया है जो बता रहा हूं, जरा आप लोग मैप देखिए। ये यूरोप है, ये एशिया और ये अफ्रीका। और आप लोग जरा मुझे बताओ कि ये जमीन के रास्ते कनेक्टेड हैं या नहीं। आप लोग मैप देखिए और मैप देख के जरा मुझे बताइए
कि लैंड रूट से ये कनेक्टेड हैं या नहीं। फटाफट रिप्लाई भेजो सारे के सारे। बिल्कुल कनेक्टेड है। और अगर आपने क्लास 6-7 में थोड़ी बहुत हिस्ट्री पढ़ी हो, क्लास 6-7 में थोड़ी सी याद रह गई हो, तो इंसान एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते थे। उनको जगह नहीं पता होती थी कि ये जगह है कौन सी, लेकिन वो जाते रहते थे कि पूरब की तरफ चलोगे तो फिर एक पहाड़ आएगा, उस पहाड़ को पार करोगे तो एक देश आएगा, उस देश को पार करोगे तो समंदर आएगा। ये क्या था? ये एक परिचय था जो सिकंदर के गुरु अरस्तु ने सिकंदर को बताया था कि सिकंदर, जब तुम पूरब की तरफ जाओगे तो एक बहुत बड़ा पर्वत आएगा। पर्वत कौन सा था? हिमालय। नाम नहीं पता था उसको, पर्वत आएगा। उस पर्वत को पार करोगे तो एक देश आएगा। अच्छा भाई, उस देश के एकदम अंत में जाओगे तो समंदर ही समंदर, पानी ही पानी है। और अरस्तु ने कहा था सिकंदर को कि वहां मत जाना, क्योंकि वो लोगों के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, पता नहीं कैसे लोग हों। और सिकंदर आया और फिर मार खा के गया। तो कहने का मतलब यह हुआ कि जगहों की जानकारी थी, आवागमन था, लेकिन खोज वाला प्रश्न ऐसी जगहों पर नहीं आता है। ठीक है भाई, चलिए अब आप लोग मुझे बताइए कि अब आपको ये समझ में आ गया कि हु डिस्कवर्ड इंडिया, ये क्वेश्चन इनवैलिड क्यों है। ये बात समझ में आ गई है तो रिप्लाई भेजो। और फिर मैं आपको लेकर के चलता हूं वास्को डिगामा समंदर के रास्ते आने के लिए क्यों मजबूर हुआ और जमीन के रास्ते क्या चल रहा था। जल्दी जल्दी बता दो मुझे। वेरी गुड, बिल्कुल सही बात है, आप लोगों ने बिल्कुल परफेक्ट आंसर्स किए हैं। समझ आ गया सबको? ठीक है, तो अब यहां से मेरे जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें यह समझ आ गया कि इंडिया और यूरोप के बीच में जमीन के रास्ते संपर्क बहुत पहले से स्थापित था। ठीक, और जमीन के रास्ते हमारा जो मामला यहां पे चल रहा था, जरा आप स्क्रीन पर देखिए। अब मैं चलता हूं सिकंदर पर फिर से। सिकंदर ने जिस समय हिंदुस्तान के ऊपर में अटैक किया, जो सिकंदर का रास्ता है, ये जो मैप है सिकंदर, देखो बच्चों स्क्रीन पर देखना, मैसिडोनिया से निकला है सिकंदर। और यहां से आप देखिए ये तुर्की है, मैं लिख देता हूं, ये तुर्की है। अफ्रीका है, ईरान है, और ये देखिए हाइडेस्पस नदी है। हाइडेस्पस का मतलब कौन सी नदी? झेलम नदी। और ये है हमारा इंडिया। दिख रहा होगा मैप में आप लोगों को। आप लोग बताओ फटाफट, जितना मैप में मैंने चीजें लिखी हैं वो चीजें आपको समझ में आई? फटाफट आप लोग मैप देख के बताओ मुझे, मैप विजिबल है और जो मैंने लिखा है वो क्लियर है कि नहीं? ठीक है बच्चों, जरा देखिए, अब सिकंदर ने हिंदुस्तान तक का सफर तय कर लिया, इतना बड़ा एरिया जीत लिया, और इसी सिकंदर का सेनापति था, नाम था सेल्यूकस। और जब सिकंदर की मृत्यु हो गई तो सेल्यूकस को हराया हमारे चंद्रगुप्त मौर्य ने, और हमारे चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस की बिटिया हेलेन से शादी की, आज से 1800 साल पहले। और यूनान की लड़की बहू बन के आई पटना, और दुनिया में लोग ये बता रहे हैं कि हिंदुस्तान की खोज वास्को डिगामा ने की थी। क्या पागलपन है। हाँ, 1800 साल पहले यूनान की लड़की, यूरोप की लड़की बहू बन के पटना आ गई है, और तुम बता रहे हो भारत की खोज वास्को डिगामा ने की है। क्यों झूठ बोल रहे हो हम भारतीयों से? ठीक है भाई, चलिए, तो मैंने आपको ये सारी चीजें बताई। अच्छा, अब यूरोप और भारत के बीच व्यापार भी चलेगा, बहुत सीधी सी बात है भैया, व्यापार भी चलेगा।
और ये व्यापार किन चीजों का चल रहा था? ये व्यापार चल रहा था बेसिकली मसालों का। ये व्यापार चल रहा था बेसिकली किस चीज का? मसाला व्यापार। और मसाला व्यापार क्यों चल रहा था? क्योंकि यूरोप के लोग खाते हैं, यूरोप के लोग खाते हैं ज्यादा नॉनवेज, और उस समय फ्रिज वगैरह थे नहीं, तो नॉनवेज को सुरक्षित रखने के लिए मसालों का प्रयोग किया जाता था। और मसालों का इस्तेमाल, मैं तो नहीं खाता नॉनवेज, वैसे मेरे यार दोस्त खाते हैं, तो बताते हैं वो कि भाई साहब मसालों का जब प्रयोग करो ना नॉनवेज के अंदर में, तो मसालों नॉनवेज का जो टेस्ट होता है बड़ा शानदार हो जाता है। तो मैं तो इमेजिन ही कर लेता हूं कि बहुत बढ़िया होता होगा भाई। अच्छा भाई, तो अभी यहां पर है क्या चीज? मसालों का व्यापार चल रहा था, और ये व्यापार चल रहा था, आप देखना जरा, इंडिया से ईरान की तरफ पहुंचे, ईरान से तुर्की पहुंचे, और तुर्की से यूरोप पहुंच गया। व्यापार चल रहा है बढ़िया जमीन के रास्ते, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस पूरी कहानी में ट्विस्ट आ गया। इस कहानी में ट्विस्ट कब आया? इस कहानी में ट्विस्ट आया तब जब 6th सेंचुरी में, 6ठी शताब्दी में सऊदी अरब के एरिया में एक धर्म का उदय हुआ। और यह धर्म कौन सा है? यह धर्म है इस्लाम। और मोहम्मद साहब की 632 एडी वो समय था जब प्रॉफेट मोहम्मद नहीं रहे। और प्रॉफेट मोहम्मद के नहीं रहने के बाद में यहां पर जो अरब थे, यहां पर कौन थे? अरब थे। अरबों ने इस्लाम धर्म को हाईजैक कर लिया। जी हां, अगर किसी जो इस्लामिक स्कॉलर है ना, कभी उससे बात करो तो बताते हैं कि अरबों ने इस्लाम को हाईजैक किया, अपने हिसाब से काम करना शुरू किया। जो मोहम्मद साहब बता रहे थे ना, उन चीजों को तो साइड ही कर दिया। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल क्या है? इस्लाम धर्म राजा के कॉन्सेप्ट में यकीन नहीं करता, राजकुमारों के कॉन्सेप्ट में यकीन नहीं करता, इस्लाम धर्म के व्यापार में यकीन नहीं करता। लेकिन आप सऊदी अरब के जो राजा हैं, राजकुमार हैं, मक्का मदीना में जो लोग आते हैं उनसे हजारों रुपए लिए जाते हैं, दिनार में पेमेंट ली जाती है उन लोगों से यात्रा के नाम पर। सऊदी अरब की जो इनकम है उसका एक बहुत बड़ा सोर्स है मक्का मदीना में आने वाले यात्री। तो अब इन अरबों ने अपने साम्राज्य को बढ़ाया, और अरबों ने जब साम्राज्य को बढ़ाया तो इन्होंने तुर्की पर कर लिया कब्जा। तुर्की पर कब्जा किसका हो गया? अरबों का। और तुर्की पर जब अरबों का कब्जा हो जाएगा तो आप ये बताओ, इंडिया और यूरोप के बीच का जो मसाला व्यापार है अब वो चलेगा या रुकेगा? बताओ फटाफट, मसाला व्यापार अब चल पाएगा कि रुक जाएगा? जल्दी बताओ। मसाला व्यापार क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। और अब आप लोग मुझे बताओ कि यूरोप के लोग भारत आने के लिए दूसरे रास्तों की तलाश करेंगे कि नहीं करेंगे? जल्दी जल्दी रिप्लाई कीजिए। यूरोप के लोग हिंदुस्तान आने के लिए अल्टरनेटिव रूट ढूंढेंगे कि नहीं ढूंढेंगे? बिल्कुल सर्च करेंगे। बिल्कुल सही बात है, सर्च करेंगे। वो अल्टरनेटिव रूट सर्च करेंगे इंडिया तक आने का। अब जमीन का रास्ता बंद है, हवा से आ नहीं सकते। हनुमान जी तो हमारे पास है ना, उनके पास थोड़े ना। अच्छा, तो रास्ता कौन सा बचा? जमीन का रास्ता बचा। और जमीन के रास्ते जब तलाश शुरू हुई हिंदुस्तान तक आने की, तो वास्को डी गामा एक झटके में नहीं आ गया था। ठीक है, यहां पर पूरी कहानी है। चलिए, और अब यहां से भारत के अंदर में अलग अलग लोग भारत में आना शुरू होते हैं। ठीक है, और बिल्कुल सही है अनीता। और जरा स्क्रीन पर आप लोग देखिए, यूरोपियंस में 6 यूरोपियन कंपनियां भारत में आई।
6 में से 4 हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और 2 कंपनियों के नाम बस देख लीजिए कि ये है और कुछ नहीं। सबसे पहले कौन आया? पुर्तगाली। पुर्तगाली बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत डिटेल में पढ़ना पड़ेगा पुर्तगालियों को आपको। अच्छा, डच इंडिया में कहां से आए थे? हॉलैंड से क्वेश्चन पूछा गया है। डच कहां के रहने वाले थे? हॉलैंड के। हॉलैंड का नया नाम क्या है? नीदरलैंड। नीदरलैंड की राजधानी क्या है? हाँ जी, हेग। हेग है राजधानी नीदरलैंड की। अच्छा भाई, ठीक है, चलिए और आगे चलते हैं। और फिर 1608 में आए अंग्रेज, सबसे ज्यादा कमीने, कब्जा ही कर लिया हिंदुस्तान पे इन्होंने। बिल्कुल, हनुमान जी कैन डू एनीथिंग। ठीक है, चलिए। इसके बाद डेनिश, नॉट सो इंपॉर्टेंट। स्वीडिश, अगेन नॉट सो इंपॉर्टेंट। एंड फ्रांसीसी। ठीक है, तो ये 4 सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। और डेनिश और स्वीडिश का इंडिया की मार्केट पर कोई इन्फ्लुएंस नहीं है, क्योंकि डेनिश और स्वीडिश का इंडिया की मार्केट पर इन्फ्लुएंस है नहीं। इन्फ्लुएंस नहीं है तो बहुत जाहिर सी बात है, उनसे हमें कोई मतलब भी नहीं है। ठीक है भाई, चलिए, यहां तक समझ में आया आप लोगों को? फटाफट आप लोग मुझे बताओ, और फिर मैं पुर्तगालियों की एंट्री करवाता हूं धमाकेदार। ठीक है, क्या क्या बवाल हुआ। अब ये एक चंक कंप्लीट हो गया, यहां तक एक स्लॉट पूरा हो गया हमारा। ठीक है, और देखो मैं लगातार ऐसे ही पढ़ाऊंगा आपको। एक स्लॉट जहां पूरा होगा वहीं रुक जाऊंगा, पूछ लूंगा, फिर आगे बढ़ जाऊंगा। ठीक है, ठीक। और चलिए अब चलते हैं कि कैसे भारत के अंदर में एंट्रीज होना शुरू हुई हैं। ठीक है, अब मैं जरा देख लूं, मैप अगर मेरे पास है। बिल्कुल है मेरे पास मैप। मैप से पढ़ने में मजा आ रहा है। हाँ जी। चलिए ठीक है, ये जो एरिया है ना, ये एरिया है पुर्तगाल का। ठीक है, दिस इज द एरिया ऑफ पुर्तगाल। और इस एरिया के अंदर में, एक सेकंड रुकिएगा। ठीक, बिल्कुल अनु, मैप्स का यही तो रोल होता है। ओके, बीएचयू के कई सारे स्टूडेंट्स पढ़ाए हैं मैंने बनारस में। इट वाज द ईयर 2014, 14 से लेकर के 16 मेरे प्रोजेक्ट बनारस में भी चलते थे। और मैं दिल्ली से बनारस पहुंचता था। इन अ मंथ, महीने में कम से कम 6 दिन बनारस में होता था मैं। और रविदास गेट और अस्सी घाट के पास हम लोगों के फ्लैट्स हुआ करते थे। कोचिंग थी हमारी उस टाइम पर जो है संकट मोचन मार्ग पे। तो चलिए, तो बीएचयू और यादें ही हैं वहां की। तो अच्छा वक्त बीता बनारस में। चलिए भाई, तो हम लोग पुर्तगाल की बात करते हैं। पुर्तगाल से एक बंदा निकला हिंदुस्तान आने के लिए, और इसका नाम था डायज, या इसको हम लोग कहते हैं, एक और नाम है इसका, मतलब वही सेम नाम है बट अलग अलग प्रोनाउंसिएशन है। प्रोनाउंसिएशन अलग अलग है। बार्थोलोमिया डियाज। ठीक है, बार्थोलोमिया। थैंक यू अनु। सो बार्थोलोमिया डियाज जो है पुर्तगाल का रहने वाला था। कहां का रहने वाला था? पुर्तगाल का रहने वाला था। एंड बार्थोलोमिया डियाज जो है, इसने बोला कि हम भारत तक आने का, जाने का समुद्री रास्ता ढूंढ लेंगे। निकला, भारत आने के लिए निकला। और बार्थोलोमिया डियाज जो है, ये जो रेड लाइन है ना, आप इस रेड लाइन को देखो, यहां पे लिखा भी है डियाज का रूट। डियाज पहुंचा दक्षिण अफ्रीका तक, साउथ अफ्रीका तक पहुंचा। और साउथ अफ्रीका में जो जगह है केप ऑफ गुड होप, डियाज ने इसको नाम दिया केप ऑफ स्टॉर्म। और डियाज यहां पर आकर के हो गया कंफ्यूज, यहां के आगे डियाज गया नहीं। क्या हुआ? डियाज क्यों कंफ्यूज हुआ?
डियास को लगा वो अर्थ के एंड पॉइंट पे आ गया है। अब देखो ये जो केप है ना, केप ऑफ गुड होप जिसे आज कहते हैं, इसका ओल्ड नेम था केप ऑफ स्टॉर्म, ओल्ड नेम। जमीन का पतला सा हिस्सा होता है केप, और जमीन के अंदर तक जो है, समंदर के अंदर तक फैला होता है। जो बच्चे हिंदी माध्यम के हैं मैं उनके लिए केप का मतलब लिख दूं जरा। गाइस केप को हिंदी में कहते हैं अंतरीप। अंतरीप क्या होता है? जमीन का पतला सा हिस्सा होता है, समंदर के अंदर तक फैला होता है, तीन तरफ से पानी से घिरा होता है, अंतरीप कहते हैं उसको। अच्छा भाई, डियास कंफ्यूज पता क्यों हुआ? क्योंकि डियास को यह पता ही नहीं था कि अर्थ राउंड है। डियास को यह लगता था कि अर्थ जो है वो फ्लैट है। और ध्यान दीजिएगा, ये जरा ईयर पर निगाह डालिए। दिस वाज द टाइम ऑफ मिडिवल यूरोप। यह समय था मध्यकालीन यूरोप का, और यूरोप के अंदर में इस समय ज्ञान विज्ञान नाम की कोई चीज नहीं थी। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि हमारा ज्ञान विज्ञान बहुत अच्छा था। यूरोप के लोग सन 1500 तक नहीं जान रहे थे कि अर्थ राउंड है, और हमारे यहां पर वाराहमिहिर, आर्यभट्ट, इन लोगों ने करीब सन 500 के आसपास, सन 500 के आसपास करीब 1000 साल पहले बता दिया था कि अर्थ राउंड है। यूरोप के अंदर में कॉपरनिकस, गैलीलियो, जब इन लोगों ने इस बात का पता लगाया कि अर्थ राउंड है, तो चर्च के लोग इनको मारने पहुंच गए। चर्च के लोगों ने बोला ये ईश्वर का अपराधी है, जला दो इनको, मार दो। ब्रूनो ने सबसे पहले ये बात कही थी कि अर्थ राउंड है। ब्रूनो को तो जला के मार दिया इन लोगों ने। एक जो है जगह बांध दिया गया ब्रूनो को, और आग लगा दी गई उसके शरीर में। चर्च के लोगों ने मार दिया उसको। तो इतना ऑर्थोडॉक्स हुआ करता था उस जमाने में यूरोप का चर्च। अच्छा भाई, तो बार्थोलोमिया डियास के पास कोई सटीक जानकारी तो होने वाली है नहीं। अच्छा भाई, बार्थोलोमिया डियास वापस लौट गया, और बार्थोलोमिया डियास के जाने के बाद में अब एक बंदा था क्रिस्टोफर कोलंबस। और कोलंबस जो है, कोलंबस निकला इंडिया ढूंढने के लिए। और कोलंबस का तो मैं क्या बताऊं यार, ये तो बड़ा मजाकिया स्टोरी है कोलंबस का। कोलंबस ढूंढने निकला था इंडिया और पहुंच गया अमेरिका। ठीक है, और कोलंबस कहां से निकला था? स्पेन। कोलंबस रहने वाला था इटली का, लेकिन इसकी जो यात्रा को फाइनेंस किया था, वो फाइनेंस किया था स्पेन के राजा ने। तो स्पेन का भी इसको कहते हैं, इटली का, इसका बर्थ इटली का था। कोलंबस का डेथ स्पेन में हुआ था। और ये अमेरिका की तरफ पहुंच गया, जहां पर आज एरिया है कौन सा, जहां पर आज फ्लोरिडा वगैरह के एरिया है, वेस्ट इंडीज वगैरह का एरिया है, यहां पहुंचा। अच्छा भाई, तो इसी समय कोलंबस ने किसकी खोज कर ली? अमेरिका की। अमेरिका की खोज किसने कर ली? कोलंबस ने। और किस चक्कर में हो गई अमेरिका की खोज? अमेरिका की खोज हो गई इंडिया के चक्कर में। ढूंढने निकले थे इंडिया, मिल गया अमेरिका। तो अमेरिका के लोगों को तो हमें थैंक यू बोलना चाहिए, अमेरिका के लोगों को तो इंडियंस को थैंक यू बोलना चाहिए। थैंक यू, आपकी वजह से हम भी मिल गए। और इन दोनों के बाद थर्ड नंबर पर एंट्री होती है वास्को डिगामा की। और वास्को डिगामा, जरा आप लोग मैप देखिएगा। वास्को डिगामा जो है, इसने अपनी जर्नी शुरू की। और वास्को डिगामा जब केप ऑफ गुड होप पर पहुंचा, तो वास्को डिगामा ने खुशी से कहा, इस जगह पर आकर के कहा कि यह जगह उम्मीद की एक किरण है। और तभी से इस जगह का नाम क्या पड़ गया? केप ऑफ गुड होप। और इसके बाद वास्को डिगामा यहां से होता हुआ हिंदुस्तान पहुंचा। और हिंदुस्तान में कहां पहुंचा? कैलीकट पहुंचा। अब जरा आप लोग ध्यान देना कि भारत से जो मसालों का व्यापार है, वो अरब ऑलरेडी कर रहे थे। कहां से? इस रास्ते से। तो अब यूरोपियंस भी आ गए, इस रास्ते से यूरोपियंस आ गए, इस रास्ते से अरब ऑलरेडी आ रहे हैं। तो अब एक बात बताओ, भारत के समंदर में अरबों का और यूरोपियंस का झगड़ा अब समंदर में होगा या नहीं होगा? यूरोपियंस का और अरबों का कन्फ्लिक्ट समंदर के अंदर में होगा या नहीं होगा? जल्दी बताओ।
रास्ता समझ में आ गया है? पहले आप लोग बता दो, यहां पर रूट, कन्फ्लिक्ट, यहां का सारे सारे पॉइंट समझ में आ गए? बिल्कुल, फिर लड़ेंगे सारे ये। लेकिन इस बार इस कहानी में ना एक थर्ड एंगल भी है, और इस कहानी में थर्ड एंगल कौन सा है मैं डायग्राम से बताता हूं आपको। यहां लिखिए इंडियन ओशन, हिंद महासागर, और हिंद महासागर में झगड़ा होगा किसका? अरबों का, यूरोपियंस का, और किसका? पायरेट्स। भाई कैप्टन जैक स्पैरो को कैसे भूल गए? बेटा जरा मैप देखो, कुणाल, मैप देखो बेटा। कुरान, जला ये बताओ बेटा कि जमीन का रास्ता इनके लिए आसान पड़ेगा कि समंदर का रास्ता, पहले ये बताओ, बताइए। जमीन का रास्ता आसान पड़ेगा आने में या समंदर का आसान पड़ेगा? और नो डाउट, नहीं नहीं, समंदर का आसान पड़ेगा बेटा। आप सिंपल सोचो, उस समय ट्रेन व्रेन कुछ नहीं चलती है, और आप जहाजों में ढेर सारा सामान लाद करके, लोड करके बड़े आराम से पानी पर तैरते हुए जा सकते हो। लेकिन क्या उतना ही सामान आप जमीन पर लेकर के चल सकते हैं? जमीन पर ट्रांसपोर्टेशन के मीडियम नहीं है उस जमाने में। आ रही बात समझ में? जमीन पर तो घोड़ा है, बस गाड़ियां हैं, दैट्स इट। और उस पर आप भारी सामान लेकर के लंबी यात्राएं नहीं कर सकते हैं। लंबी यात्राएं भारी सामान के साथ कहां से हो सकती थी? समंदर से हो सकती थी। ठीक है, जरा दिमाग लगाइएगा। और अब मेरे हिसाब से आपको लॉजिक समझ में आ गया होगा कि क्यों मैं समंदर की बात कर रहा हूं, कि समुद्री यात्रा ज्यादा आसान पड़ेगी इन कंपैरिजन टू जमीन की यात्रा के। ओके, आपके मैसेजेस आ चुके हैं मेरे पास, आपको समझ में आ गया पॉइंट। ठीक है भाई, बहुत अच्छी बात है। तो अब यहां पर इस पूरे के पूरी कहानी में अब समुद्री लुटेरे भी शामिल होंगे। आप जरा देखो मैप को, ये एरिया कौन सा है? ये एरिया है सोमालिया का, और यहां के लुटेरे, पायरेट्स आज भी बदनाम हैं। और ऐसे में अब वास्को डिगामा वगैरह जब भारत से व्यापार करेंगे ना, वास्को डिगामा वगैरह, तो उनके सामने बहुत सारी प्रॉब्लम्स आने वाली है। इन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन तो होता रहेगा। और अब मैं जो है आप लोगों को पुर्तगालियों के बारे में कुछ फैक्चुअल बातें बताता हूं। ठीक है, चलिए। वास्को डिगामा भारत कब आया? 1498 में। अच्छा भाई, इसके बाद अगला प्रश्न क्या है? भारत की खोज, आप भारत तक आने वाले सी रूट की खोज किसने की? हु डिस्कवर्ड सी रूट फ्रॉम यूरोप टू इंडिया? जल्दी जल्दी बताओ बच्चों। सी रूट फ्रॉम यूरोप टू इंडिया, किसने खोज की इसकी? इसकी खोज की वास्को डिगामा ने। ठीक है। अच्छा भाई, वास्को डिगामा जब इंडिया में आया तो कैलीकट का राजा था, और इसका नाम था जमोरिन। कैलीकट का राजा था जमोरिन। जमोरिन से मिलने गया वास्को डिगामा, और जमोरिन ने वास्को डिगामा का वेलकम किया। वास्को डिगामा जिस जहाज से भारत आया था, जिस शिप से ये भारत आया था, उसका नाम था साओ गैब्रियल। ये पूछा जाता है आपके एग्जाम में क्वेश्चन। ठीक है। अच्छा, वास्को डिगामा की टोटल विजिट्स कितनी हुई भारत में? कितनी बार आया वास्को डिगामा भारत? 3 टाइम्स। 1498, 1502, और 1502 में जब यह भारत आया था
तो इसने भारत में पुर्तगालियों की पहली फैक्ट्री की स्थापना करवाई थी, फर्स्ट फैक्ट्री ऑफ पुर्तगीज। और ये पहली, आप एक सेकेंड, क्या हो गया, ठीक है। भारत में पुर्तगाल, बिल्कुल सही जवाब किए हैं आप लोगों ने। बेटा समंदर के अंदर में कौन था? अनंत। अनंत बेटा, अगर आप समंदर के अंदर में ट्रेवल करेंगे तो समुद्री लुटेरे आज भी मिल जाते हैं। और भारत के आसपास जो सबसे बड़ा हॉट स्पॉट है पायरेट्स का, वो है सोमालिया का क्षेत्र। अरे मूवी देखी थी वो भारत, भारत मूवी के अंदर में भी ये कॉन्सेप्ट बताया गया है पायरेट्स का। और भारत के अंदर पुर्तगालियों की जो पहली फैक्ट्री है वो कहां पर लगी? वो लगी कोचीन के अंदर में। और कोचीन कहां पर है? केरल में। और इसका ईयर क्या था? 1503। आप लोग सोच रहे होंगे कि फैक्ट्री में किस चीज का प्रोडक्शन होता था। आप लोग सोच रहे होंगे शायद कि प्रोडक्शन किस चीज का होता था। तो यहां पर फैक्ट्री का मतलब है, यहां पर फैक्ट्री का मतलब है स्टोर हाउस। जी हाँ, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन रहता है आपके एग्जाम में कि फैक्ट्री का मतलब क्या है। जवाब क्या होगा आपका? स्टोर हाउस, ये मतलब होता है फैक्ट्री का। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि ये लोग भारत से जो भी आइटम्स खरीदते थे, खरीद करके जिन जगहों पर स्टोर करते थे, उन जगहों को ही क्या कहते थे? फैक्ट्री कहते थे। ठीक है भाई, ओके। थोड़ा सा और आगे चलते हैं हम लोग, और वास्को डिगामा की जो थर्ड विजिट है, वास्को डिगामा की थर्ड विजिट जो है वो हुई भारत में 1523 में। ये थर्ड विजिट थी इसकी। और जब ये 1523 में भारत आया तो इसी थर्ड विजिट में 1524 में डाइड इन कोचीन। वास्को डिगामा की कोचीन में डेथ हो गई। जी हाँ, वास्को डिगामा की जो डेथ है वो भारत में हुई थी कोचीन के अंदर में। ठीक है भाई, ओके। बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है, विवेक का क्वेश्चन है कि सर बात कैसे करते थे। तो बेटा ट्रांसलेटर्स होते थे उस जमाने में भी। बहुत ध्यान रखिएगा, दुनिया के अंदर में सबसे पुराने कामों में से एक है, पूरी दुनिया के अंदर में सबसे पुराने प्रोफेशंस में से एक प्रोफेशन है कि कई सारी भाषाएं सीख करके उससे पैसा कमाना, ट्रांसलेटर का काम करना। आगे बात समझ में? तो ध्यान रखिएगा, ट्रांसलेटर्स होते थे, दुभाषीय कहते थे उनको हम लोग। बिल्कुल सही बोला ऋषभ ने, दुभाषिया। ठीक है भाई, अच्छा भाई। तो आप लोग मुझे बताओ जरा, वास्को डिगामा की एंट्री वगैरह सब समझ में आ गई आप लोगों को? ठीक है, जल्दी से बताइए मुझे। ओके, ठीक। अब जरा मैं एक टेक्निकल बात आपके साथ डील करता हूं, केप ऑफ गुड होप के बारे में। हु डिस्कवर्ड केप ऑफ गुड होप? जरा कोई मुझे बताएगा, केप ऑफ गुड होप की खोज किसने की थी? ओके, बिल्कुल सही बोला बच्चों, वेरी गुड गाइज। केप ऑफ गुड होप की खोज की थी डियाज ने। और ये नाम किसने दिया था इसको? ये नाम किसने दिया था? वास्को डिगामा ने। ऐसा होता है, बहुत बार ऐसा होता है। चलिए, मैं एक पॉइंट आपको ऐसा ही और बताता हूं नोट में। अमेरिका, अमेरिका की खोज किसने की?
हु डिस्कवर्ड अमेरिका, और नाम किसने दिया? तो अगर हम लोग बात करते हैं हु डिस्कवर्ड अमेरिका, तो नाम आता है कोलंबस, क्रिस्टोफर कोलंबस। लेकिन अमेरिका नाम किसने दिया था? इटली का एक बंदा था, कोलंबस भी इटली का ही था, रहने वाला तो मतलब जन्म तो उसका वहीं पर हुआ था, इटली में हुआ था। आ रही बात समझ में? अमेरिगो ने सबसे पहले ये बताया कि ये जो जगह, एक्चुअली कोलंबस जो है, कोलंबस पता क्या बोल रहा था? कोलंबस कह रहा था ये इंडिया है। जी हाँ, कोलंबस कह रहा था ये इंडिया है, उसको वही जगह इंडिया लग रही थी। अमेरिगो ने बताया कि इंडिया तो कहीं और है, ये तो कोई और जगह है, तो क्या नाम रखा जाए? तो अमेरिगो के नाम पर ही नाम क्या रख दिया गया उसका? अमेरिका रख दिया गया। जो उत्तर में है वो उत्तरी अमेरिका, जो दक्षिण में है वो दक्षिणी अमेरिका हो गया, सिंपल। इस तरीके से सारा मामला यहां से आगे बढ़ा है। ठीक है भाई, ओके। चलिए थोड़ा सा और आगे लेके चलता हूं मैं आपको। आप लोगों में से कुछ लोगों के डाउट्स आ रहे हैं मेरे पास में, मैं बता देता हूं कि करंट अफेयर्स की क्लास कैसे की जाए, करंट अफेयर्स की तैयारी कैसे होगी। कई सारे बच्चे ये डाउट्स पूछ रहे हैं मेरे से, तो शायद उन लोगों को पता है कुछ। मैं आपको बता दूं कि आपकी डेली सुबह 8:30 से 9:30 करंट अफेयर्स की क्लास चलती है, मेरे साथ में ही डेली क्लास चलती है। पुरानी क्लासेस देखने के लिए सफलता क्लासेस के यूट्यूब चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए, और वहां से आपको जो है आप डेली क्लासेस के अलर्ट मिल जाएंगे, और इसके साथ साथ में आप जो पिछली 2-3 महीने की क्लासेस हैं वो भी आपको मिल जाएंगी। और एफकैट के एग्जाम के अंदर में आपको करंट अफेयर्स ठीक से तैयार करना पड़ेगा, क्योंकि अच्छे खासे क्वेश्चंस आते हैं करंट अफेयर्स के। और करंट अफेयर्स जो है आपको एसएसबी के अंदर भी हेल्प करता है। जब आपसे रैंडम टॉपिक्स के ऊपर में वहां पे जीडी में आप जब उतरते हैं, तो वहां पर भी आपको ये जो है काफी हद तक सपोर्ट करता है। अच्छा भाई, और मैं क्या बता रहा था आप लोगों को, कुछ लोग ये पूछ रहे हैं कि सर किताबें वगैरह कुछ एक्स्ट्रा पढ़नी है, कुछ बुक्स वगैरह एक्स्ट्रा पढ़नी है क्या? तो मैं जरा बुक्स के बारे में बता दूं। तो गाइज बुक्स के बारे में मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि आप पीवाईपी करें, पीवाईपी दैट इज प्रीवियस ईयर पेपर्स, और क्लास 6th 7th और 8th का एनसीईआरटी। इतना काम आप लोग कर सकते हैं अपने एंड पर, अगर आप करना चाहते हैं तो। ठीक है भाई, तो ये है बेटा सविजय, करंट अफेयर्स आपको कम से कम 7 से 8 महीने का तैयार करना पड़ेगा, 7 to 8 मंथ्स का। और जब मैं सुबह क्लास लेता हूं 8:30 से 9:30, तो मैं यहाँ पर पुराना करंट अफेयर जैसे कि अवार्ड्स वगैरह हैं, ठीक है, स्पोर्ट्स के अवार्ड हैं, फेमस पर्सनालिटीज हैं, अथॉरिटीज हैं, तो उसके लिए भी मैं एक 10-15 मिनट का एक सेगमेंट रखता हूं, डेली रखता हूं वो सेगमेंट, जहां पर मैं जो पुराना इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है, अवार्ड्स का, पर्सन इन न्यूज का, ठीक है, प्लेसेस का, डिफरेंट ऑपरेशंस इंडियन जो डिफेंस में होते रहते हैं वो ऑपरेशंस का, वो सब भी मैं वहां पे कवर करता हूं। ठीक है भाई, तो आप वहां पर आ सकते हैं मॉर्निंग में, और उस हमारे करंट अफेयर्स के सेशन का आप बेनिफिट ले सकते हैं। ठीक है भाई, तो सब विजय मेरे हिसाब से आपको जवाब मिल गया होगा। अच्छा भाई, तो आप गाइज फटाफट मेरे साथ में अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर लीजिए। आपके देखो, मैं इस बात में यकीन करता हूं कि मुझे भले 10 साल से ज्यादा हो गया पढ़ाते हुए, लेकिन सुधार की गुंजाइश हर व्यक्ति में होती है। और मैं इस बात में यकीन करता हूं कि जैसे कुछ लोग कहते हैं ना कि अभी हम परफेक्ट हैं, मैं सुनता हूं कुछ लोगों से कि दे कॉल इट कि मैं तो परफेक्ट हूं, और मेरी निगाहों में परफेक्ट का मतलब होता है ये होता है परफेक्ट का डायग्राम। और अगर आप जिंदा हैं तो आपका डायग्राम ये होगा, ये है आपकी हार्ट बीट अगर आप जिंदा हैं तो।
परफेक्ट हो गए मतलब कि आप खत्म हो गए, यू आर डेड। और अगर आप जिंदा हैं तो डायग्राम ये आएगा, दिस इज द फिलॉसफी ऑफ माई लाइफ। आप या ये भी कह सकते हैं आपके डिफेंस का बैकग्राउंड रहा है, ठीक है, डिफेंस से कनेक्शन ज्यादा रहा है, इसीलिए सोल्जर की तरह ही सोचता हूं ज्यादा, ठीक है। ओके, सो आप फीडबैक शेयर कर सकते हैं मेरे साथ में अपने, ठीक है, कि आपकी क्लास कैसी रही। फटाफट रिप्लाई करिए जरा आप लोग पहले कि हाउ वाज द एक्सपीरियंस, आपका अनुभव कैसा रहा क्लास का। ओके, थैंक यू कुणाल, ओके, अनीता, प्रिया, प्रिया रंजन, ओके, स्नेहिल, थैंक यू गाइज। आपका ओवरवेलमिंग रिस्पांस मिला है मुझे, आपके इस प्यार और सम्मान के लिए बहुत आभार आप लोगों का, ठीक है। और चलिए आपके जो ऑडियो क्वेरीज हैं वो जरा ले ली जाएं, और क्वेरीज का टाइम हो गया है। आपकी जो भी क्वेरीज हैं मैं जरा उनको आंसर कर लेता हूं, ठीक है। और आप लोग हैंड रेस करेंगे और मैं यहीं से जो है वो क्वेरीज एक्सेप्ट कर लूंगा आप लोगों की। आप लोग 1 सेकंड लाइन पे रहेंगे, ठीक। और जस्ट अ मिनट, वी आर जस्ट अबाउट टू स्टार्ट। एक सेकंड रुकिएगा, थोड़ा सा जरा यहाँ पर डिले है, 1 मिनट का मुश्किल से, उससे भी कम का, ठीक है। आप ऑल सेट टू गो। और आपकी ऑडियो क्वेरीज, अखिल अपने आप को अनम्यूट करो बेटा, अखिल कुमार अनम्यूट कीजिए बेटा। आपके देखो आस्क टू अनम्यूट का ऑप्शन होता है कई जगहों पर, ठीक है। अखिल बोलिए बेटा। यस, गुड आफ्टरनून सर। आफ्टरनून डियर। सर एक्चुअली क्वेरी कुछ ये है कि जब पहले हम जब कोलंबस गया था अमेरिका, तो बट उसे पता कैसे पड़ा था वहाँ पे पहले से लोग रहते थे अमेरिका में, जो उन्होंने मुझे बताया था कि ये अमेरिका है। एक्चुअली नहीं, उसे बताया नहीं। कोलंबस जो है उसको ये लग रहा था कि धरती गोल है, ठीक है, ठीक है क्योंकि सर। यूरोप के अंदर में कुछ लोग तो ये जान ही रहे थे ना कि अर्थ राउंड है। अच्छा, ठीक तो है। कोलंबस को लगा कि अगर अर्थ राउंड है तो हम पृथ्वी को गोल घूम करके इंडिया पहुंच जाएंगे, फाइन। यस अच्छा, सर। अब वो निकला, अब उसने अटलांटिक को पार किया, अटलांटिक को पार करके पहुंचा फ्लोरिडा वगैरह का जो एरिया है ना, वहां पहुंच गया। अब उसको ये समझ नहीं आया कि इसके आगे भी जगह हो सकती है। अच्छा, ओके सर। अब फ्लोरिडा वगैरह का जो एरिया है वो कैरेबियन सी के पास का एरिया है, मैप आप चेक कर सकते हो। अब जी वहां सर। पे ब्लैक पीपल आपको जो है आप जिनका डार्क टैन स्किन होता है वो मिलते हैं ज्यादा। डार्क कलर। तो एग्जैक्टली यस इसको सर। लगा कि ये इंडिया है, क्योंकि जो न्यूज थी इनके पास कि इंडिया में लोग जो ना ब्राउन है, ब्लैक है, ऐसे लोग हैं भारत के अंदर। तो यस वो सर। वहां पे भटका भटकता रहा, बट बाद में मालूम चला कि नहीं नहीं, ये तो कोई और जगह है। इसीलिए आप देखो कि भारत का जो एरिया है इसको ईस्ट इंडीज कहते हैं, और उस वाले एरिया को वेस्ट इंडीज कहना शुरू किया इन लोगों ने, ठीक है। ओके सर। ओके समझ आ सर। गया? यस सर। यस सर। ओके डियर। कुणाल अपने आप को अनम्यूट करो बेटा। हेलो, गुड आफ्टरनून सर। आफ्टरनून कुणाल। सर, जो आपने बताया था अरब्स के बारे में कि जब यूरोप के साथ हमारा ट्रेड होता था तब भी तो हम लैंड रूट से रूट बिजनेस करते थे, तो हाँ तब बिल्कुल सही बात है। तब कैसे वो ट्रांसपोर्टेशन होता था उसका? उस टाइम पे जो ट्रांसपोर्टेशन था वो ट्रांसपोर्टेशन जो है ऊंट वगैरह हो गए, ठीक है, जमीन पर जो भी चीजें अवेलेबल थी उनसे होता था, ठीक है। इसके अलावा अगर आपने मैप को देखा हो तो गुजरात के पास से अरब सागर से होते हुए पर्शियन गल्फ का रास्ता है। याद आ रहा है कुछ आपको? 1 सेकंड रुको, बाद में मैप दिखाता हूँ। एक सेकंड रुकिएगा।
ठीक है, अब जरा इस मैप को देखिए। इस मैप में अगर आप देखो तो ये इधर साइड में इंडिया है, यस और नो? Yes, sir. इधर इंडिया वाला पार्ट है, और यहां से होते हुए अरेबियन सी से होते हुए ये लोग इराक की तरफ और ईरान की तरफ पहुंच जाते थे, ठीक है। और ये जो सेलिंग है, छोटे छोटे जो रास्ते हैं, ये सिकंदर के जमाने से मौजूद थे। सिकंदर भी जब भारत से वापस लौट करके गया था तो उसने भी इसी समंदर के रास्ते को ही फॉलो किया था। कहने का मतलब ये है कि समंदर में यात्राएं होती थी, लेकिन लंबी यात्राएं नहीं होती थी, क्योंकि लोगों को ज्यादा आइडिया नहीं था, लेकिन छोटी छोटी यात्राएं होती थी। समझ में आ गया होगा? तो पार्शियली लैंड रूट, पार्शियली सी रूट को फॉलो करते हुए वो काम करते थे, ठीक है। Yes. ओके डियर, Thank you, sir. मोस्ट वेलकम बेटा। विवेक राय, अनम्यूट करो बेटा अपने आप को। गुड आफ्टरनून सर। हाँ, आफ्टरनून विवेक। सर ये सैयद ब्रदर्स जो थे सर, वो किसके फैमिली से बिलोंग करते थे? सैयद ब्रदर्स एक्चुअली ये लोगों के बारे में बताते हैं कि ये लोग अरब से आए थे, ठीक है। और जी जो मोहम्मद साहब का फैमिली था, जी उनके जो है फैमिली के उस फैमिली ट्री के अंदर में आते थे जो है सैयद ब्रदर्स जो थे, ठीक है। जी हसन खान और हुसैन खान, ये है इनका परिचय, जी। ठीक है। थैंक यू सर। ओके डियर। आयुष बताइए बेटा। Yeah, good afternoon, sir. आफ्टरनून बेटा। Sir, I had a question that I think there are many different histories, right? Ancient history, modern history, medieval history of different countries. एग्जैक्टली। And I just want to know that what is the actual syllabus that I can cover for the AFCAT exam, because you know there is no end and beginning of history. Exactly. This is the right aptitude. Okay. So Rishabh, you have to follow the modern Indian history the way I am teaching you. Okay. And Alright. I am teaching you. This is strictly according to the syllabus, and this is based on the study of previous year papers. Okay. Mhm. So इस जितना भी जो रिसर्च है, according to all such research, we just defined our syllabus, and I will cover the syllabus in the same manner the questions are being asked in your exam. Okay, so this is going to happen. So आपको सिर्फ वही चीजें फॉलो करनी है जो मैं यहाँ पे करा रहा हूँ। आपको अपने एंड से अगर कुछ करना है, एफर्ट्स डालने हैं, then you can go with 6, 7, 8 class NCERT. That's it. Except that you need not to do anything else, क्योंकि मैं जब PDF भेजूंगा तो उसके अंदर में भी एक अच्छा खासा कंटेंट रहने वाला है। प्रैक्टिस क्वेश्चंस में आपके साथ में डील करूंगा, तो आपके पास एक अच्छा खासा कंटेंट इकट्ठा हो जाएगा। उसको आप कर लेते हैं, एग्जाम बहुत इजीली निकलेगा। जिन बच्चों ने एग्जाम्स क्रैक किए हैं उनके एक्सपीरियंसेस है मेरे पास में। देखो, यही एक्सपीरियंस होता है टीचर के पास में कि जब उसके पढ़ाए गए स्टूडेंट्स एग्जाम निकालते हैं और उनसे फीडबैक्स मिलते हैं। So it also gives confidence to a teacher also कि मैं बिल्कुल राइट ट्रैक पर चल रहा हूँ। फाइन। सो इसी पैटर्न को फॉलो करें, अपने एंड से कुछ नहीं करना है आपको। फॉलो द क्लासेस एंड NCERTs ऑफ 6, 7, 8 in previous year. That's it. All right. Thank you so much, sir. Okay, most welcome. Okay, किशन जी मीटिंग क्लोज कर सकते हैं।